बुजुर्गों से मिला ज्ञान। बादशाह अकबर के मन में हमेशा कोई ना कोई सवाल उठता ही रहता था। एक दिन बादशाह सलामत ने बीरबल से कहा, बीरबल, दरबार में एक ऐसे आदमी को ढूंढ कर ले आओ जो बहुत ही बुद्धिमान हो। बीरबल कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, जहांपनाह, मैं जल्दी ही ऐसा आदमी ढूंढकर दरबार में ले आऊंगा, लेकिन इसके लिए समय और धन की आवश्यकता पड़ेगी। बादशाह अकबर बोले, बीरबल, सोने की 300 मोहरें और 1 हफ्ते का समय हम तुम्हें देते हैं। धन और 1 हफ्ते का अवकाश लेकर बीरबल अपने घर चले गए। सारा धन उन्होंने दीन दुखियों में बांट दिया। सप्ताह के अंतिम दिन बीरबल ने एक चरवाहे को पकड़ा और उसे स्नान करवाकर अच्छे कपड़े पहनाए तथा सोने की 100 मोहरें उसे देकर दरबार में ले आए। रास्ते में ही चरवाहे को बता दिया कि उसे बादशाह सलामत के सामने कैसा व्यवहार करना है। बादशाह अकबर के दरबार में पधारते ही बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं बुद्धिमानों का बुद्धिमान व्यक्ति ढूंढ कर लाया हूँ। सांसद ने चरवाहे को देखते हुए पूछा, तुम्हारे माता पिता तुम्हें क्या कहकर बुलाते हैं? तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम कौन सी खास बात जानते हो? एक साथ इतने सवाल बादशाह अकबर ने कर दिए, लेकिन चरवाहे ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि बीरबल ने उसे पहले से ही चुप रहने के लिए कहा था। बादशाह ने शिकायत भरे लहजे में बीरबल से कहा, बीरबल, यह कहीं गूंगा और बहरा तो नहीं है? इसने तो हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। भला यह बुद्धिमानों का बुद्धिमान कैसे हो सकता है? बीरबल ने शीश नवाकर कहा, हुजूर, यह इसकी बुद्धिमानी है। इसने अपने बड़े बूढ़ों से सीख रहा है कि राजा और स्वयं से अधिक समझदार व्यक्ति के सामने चुप रहने में ही भलाई है। यह उनसे मिले ज्ञान का अनुसरण कर रहा है। बादशाह अकबर बीरबल के इस तर्क के आगे अब क्या बोलते। वे मुस्कुराकर ही रह गए और चरवाहे को इनाम देकर सम्मान के साथ दरबार से विदा किया। आपसे बड़ा नहीं हो सकता। बीरबल को जुकाम हो गया था। वह दरबार में आना नहीं चाहते थे, लेकिन शहंशाह अकबर का काम उसके बिना नहीं चलता था। वह बादशाह के सामने बैठकर किसी मसले पर गुफ्तगू कर रहे थे, तभी अचानक बीरबल को छींक आ गई। सामने बैठे बादशाह के मुख से अचानक ही निकल गया, बीरबल, तुम वास्तव में ही बड़े मूर्ख हो। बीरबल ने छींक रोकने की पूरी कोशिश की थी, पर छींक आ ही गई थी। बीरबल भी अपनी इस बेतुकी और बेस्मय की छींक पर शर्मिंदा थे, लेकिन खामोश रहना बीरबल जैसे हाजिर जवाब व्यक्ति के स्वभाव में शामिल नहीं था। कुछ समय तक चुप रहने के बाद बीरबल बोले, जी जहांपनाह, लेकिन आपसे बड़ा तो मैं कभी हो ही नहीं सकता। शहंशाह यह सुनकर हंसने लगे और कहने लगे, बीरबल, तुमसे तो कोई जीत ही नहीं सकता। बीरबल की खिचड़ी। शहंशाह अकबर हमेशा कुछ नया करने में विश्वास करते थे और इसके लिए धन भी खर्च करने में पीछे नहीं हटते थे। एक बार शहंशाह ने दरबार में घोषणा की, जो व्यक्ति महल से बह रही नदी में पूरी रात खड़ा रहेगा, उसे हम ढेर सारे धन से पुरस्कृत करेंगे। जाड़े की ठंडी रात में नदी के ठंडे पानी में रात भर रहना सबके बस की बात नहीं थी। एक गरीब आदमी के कानों तक जब शहंशाह की घोषणा पहुंची तो उसके कान खड़े हो गए। उसने सोचा कि घोर निर्धनता में मर कर जीने से तो अच्छा है कि मैं शाही घोषणा का पालन करते हुए पूरी रात नदी में गुजार दूं। जिंदा रहा तो गरीबी से मुक्ति मिल जाएगी और मर गया तो भी इस नरक की जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। यह सोचकर गरीब धोबी ने सारी रात नदी में खड़े रहकर ही गुजार दी। दूसरे दिन वह दरबार में पहुंचा और शहंशाह से कहा, जहांपनाह, मैं नदी में पूरी रात गुजार दी है, अब मुझे शाही खजाने से इनाम दिया जाए। बादशाह अकबर ने उसे देखते हुए पूछा, तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि तुम सारी रात नदी में खड़े रहे? सीधा सादा धोबी बोला, जहांपनाह, मैं पूरी रात राजमहल की छत पर जल रहे दीपक की लौ को देखता रहा। शहंशाह मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा, अब समझ में आया, महल के चिराग की रोशनी की गर्मी के कारण तुम पूरी रात पानी में आराम से खड़े रहे। आठ तुम इनाम के असली हकदार नहीं हो सकते। बादशाह के इतना कहते ही धोबी का चेहरा लटक गया। गरीब और कमजोर धोबी शहंशाह से जुबान भी तो नहीं लड़ा सकता था। वह दरबार से बाहर आया और बीरबल के समीप पहुंचकर बोला, हुजूर, आप तो गरीबों के दोस्त हैं। मेरा ईश्वर जानता है, मैंने सारी रात नदी के पानी में गुजारी है, लेकिन बादशाह ने मुझे इनाम देने से इनकार कर दिया। बीरबल ने पूछा, इसका कारण क्या है?
धोबी ने बताया, शहंशाह कहते हैं कि तुमने राजमहल के चिराग की लौ की गर्मी के कारण नदी में खड़े रहकर रात गुजारी है। भला तुम इनाम के हकदार कैसे बन सकते हो? बीरबल को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई और उन्होंने धोबी को ढारस बंधाते हुए कहा, तुम धैर्य रखो, मैं तुम्हें इनाम दिलवाऊंगा। धोबी भारी कदमों से घर को लौट गया। दूसरे दिन बीरबल जब दरबार में समय से नहीं पहुंचे तब शहंशाह ने एक नौकर को उन्हें बुलाने के लिए भेजा। नौकर बीरबल के पास से लौटकर आया तो शहंशाह ने उससे पूछा, क्या हुआ, बीरबल नहीं मिले? नौकर ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, हुजूर, बीरबल ने कहलवाया है कि वे तब तक नहीं आ सकते जब तक उनकी खिचड़ी पूरी तरह से पक नहीं जाती। यह सुनकर शहंशाह को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि बीरबल दरबार का काम छोड़कर आज खिचड़ी क्यों पका रहे हैं। जब बीरबल बहुत इंतजार करने के बाद भी दरबार में नहीं आए तब शहंशाह कुछ दरबारियों के साथ स्वयं बीरबल के घर की ओर बढ़ गए। बीरबल के घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक बहुत लंबे बांस के शीर्ष पर एक हाड़ी लटकी हुई है और बीरबल उसके नीचे आग जला रहे हैं। शहंशाह को बड़ी ही हैरानी हुई कि कहाँ हाड़ी है और कहाँ आग जल रही है। ऐसे तो पूरी उम्र बीत जाने के बाद भी खिचड़ी नहीं पकेगी। शहंशाह यह सोचते हुए बीरबल से बोले, बीरबल, यह क्या मूर्खता है? हाड़ी ऊपर बांस में लटक रही है और तुम यहाँ जमीन पर आग जला रहे हो। तुम्हारी खिचड़ी भला कभी पक सकेगी? क्यों नहीं पकेगी, जहांपनाह? बीरबल ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। लेकिन कैसे बीरबल? आंच तो हाड़ी तक पहुंच ही नहीं रही है। बादशाह ने आश्चर्य से कहा, पहुंच रही है हुजूर, बिल्कुल वैसे ही जैसे महल के ऊपर जल रहे दीपक की रोशनी की गर्मी पाकर धोबी सारी रात नदी के पानी में खड़ा रह गया था। बीरबल ने अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी बात कर दी। बीरबल के यह कहते ही बादशाह शर्मसार हो गए और उन्होंने धोबी को दरबार में बुलाकर शाही खजाने में से धन देने का हुक्म जारी कर दिया। 2 माह का 1 माह। शहंशाह अकबर के दिमाग में भी बैठे बैठे असंभव को संभव बनाने के विचार उठते ही रहा करते थे। बीरबल उनके इस काम में मदद करते रहते थे। एक दिन अकबर ने बहुत सोचने के बाद फैसला लिया कि 2 महीनों को 1 महीना बनाया जाए। अपने फैसलों को बहुत तोलने के बाद शहंशाह ने बीरबल को अपने इस फैसले से अवगत कराया। बीरबल यह सुनकर हैरान रह गए। फिर शहंशाह की प्रशंसा करते हुए कहा, जहांपनाह, इस तरह से इस दुनिया का तो अब भला ही करेंगे, क्योंकि चांदनी रात 15 दिन के बदले 30 दिन की होगी। शहंशाह अकबर बीरबल के इस तर्क पर और स्वयं को कुदरत के सामने मजबूर पाकर शर्मिंदा हो गए। शहंशाह बोले, बीरबल, हम 2 माह को 1 बना सकते हैं, पर कुदरत के नियमों का को नहीं बदल सकते। यह तो सोचा ही नहीं। तुम महान हो बीरबल, तुमने मुझे गलत फैसला लेने से पहले ही सचेत कर दिया। यह कहते हुए बादशाह ने बीरबल को गले से लगा लिया। मैं नौकर आपका हूँ, बैंगन का नहीं। बादशाह अकबर और बीरबल शाही बाग में बैठे बैंगन की सब्जी पर बात कर रहे थे। शहंशाह बैंगन की प्रशंसा कर रहे थे और बीरबल भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे थे तथा बीच बीच में बैंगन के औषधीय गुणों को भी गिनाते जा रहे थे। इसके 2 महीने बाद शहंशाह ने एक दिन सोचा कि देखे बीरबल की बैंगन के बारे में अब क्या राय है। बीरबल संयोग से उसी समय अकबर से मिलने आ गए। अकबर बादशाह ने उन्हें सादर बैठाया और बैंगन की बुराई करने लगे। बीरबल भी शहंशाह की हाँ में हाँ मिलाने लगे और साथ ही यह भी कहने लगे कि हुजूर, क्या बताएं, बैंगन की सब्जी इतनी खराब है कि इसको खाने से बादी ही हो जाती है। बादशाह बीरबल के मुंह से बैंगन की बुराई सुनकर हैरान रह गए और कहने लगे, बीरबल, तुम्हारी इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हमने उस दिन बैंगन की प्रशंसा की तो तुमने भी प्रशंसा की, और आज हमने बैंगन की बुराई की तो तुमने भी बुराई करनी शुरू कर दी। आखिर तुम्हारी अपनी कोई व्यक्तिगत राय बैंगन के बारे में क्यों नहीं है? बीरबल, यह सब क्यों? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं आपका सेवक हूँ, बैंगन का नहीं। यह सुनकर शहंशाह की आंखें खुशी के मारे भर आईं। उन्होंने बीरबल को गले से लगा लिया। अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। बादशाह अकबर के दिमाग में तरह-तरह की बातें आती रहती थी। दरबार में वह बैठे हुए थे और दरबारियों से बातें करने में मशगूल थे। तभी अचानक उन्होंने दरबारियों से सवाल कर दिया, खुदा ना करे अगर सबकी दाढ़ी में आग लग जाए और उसमें मैं भी शामिल हूं तो आप सबसे पहले किसकी दाढ़ी की आग बुझाना चाहेंगे? दरबारियों में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया।
फिर अधिकांश दरबारियों ने संवेद स्वर में कहा, जहांपनाह की दाढ़ी की। शहंशाह को दरबारियों की बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। वह खामोश बैठे हुए थे। शहंशाह ने बीरबल से पूछा, बताओ बीरबल, किसकी दाढ़ी की आग पहले बुझाओगे? बीरबल बोले, जहांपनाह, सच्चाई तो यही है कि मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा, फिर दूसरे की दाढ़ी के बारे में सोचूंगा। बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा। बादशाह अकबर ने बीरबल को गर्व से देखा और कहा, बीरबल, तुम एक हाजिर जवाब ही नहीं, बल्कि एक सच्चे व्यक्ति भी हो। बाकी लोग मुझे खुश करने के लिए झूठ बोल रहे थे, जबकि हर व्यक्ति पहले अपने बारे में ही सोचता है। हम तुम्हारे इस जवाब से बहुत खुश हैं। बीरबल, यह कहकर शहंशाह चुप हो गए। वह बीरबल की स्पष्टवादिता से बहुत ही खुश थे। नदी पति के घर जा रही है। वर्षा ऋतु थी। यमुना नदी में बाढ़ आई थी। लहरें किनारे पर आकर टकरा रही थी, जिससे अजीब सी छप छप की आवाज होती थी। शहंशाह अकबर का महल यमुना तट पर ही था। बादशाह गहरी नींद में सोए हुए थे। रात का सन्नाटा चारों तरफ फैला पड़ा था। छप छप की आवाज जब बादशाह के कानों में पड़ी तो वह जाग गए और छप छप की आवाज सुनने लगे। फिर इसके बाद बादशाह को नींद नहीं आई तो वह कमरे में ही उठकर टहलने लगे। टहलते टहलते वह खिड़की के पास आ गए और पानी से लबालब भरी यमुना नदी को अपलक देखने लगे। लहरों की छप छपाहट अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। तभी उन्हें ऐसा जान पड़ा जैसे नदी रो रही हो। शहंशाह के मन में सवाल उठ खड़ा हुआ कि आखिर क्या बात है। रात के सन्नाटे में सब सो रहे हैं, मगर नदी क्यों रो रही है? अपने इस प्रश्न का जवाब वह नहीं ढूंढ सके तो बिस्तर पर आकर चुपचाप लेट गए। दूसरे दिन शहंशाह दरबार में आए तो सभी दरबारियों से यही प्रश्न किया कि नदी रोती क्यों है। बारी बारी से सभी दरबारियों ने अपनी समझ के अनुसार जवाब दिया, लेकिन किसी के भी जवाब से बादशाह को संतुष्टि नहीं मिली। इसी बीच बीरबल दरबार में पधारे। बादशाह ने बीरबल को देखते ही सवाल कर दिया, बताओ बीरबल, नदी क्यों रोती है? बीरबल इस बेतुके सवाल पर कुछ देर तक हतप्रभ खड़े रहे। फिर उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैं आपके सवाल का जवाब तभी दे सकता हूं जब मैं नदी का रोना अपने कानों से सुनूंगा। बीरबल, नदी के रोने की आवाज तो मैं तुम्हें रात के सन्नाटे में ही सुना सकता हूं। बादशाह ने यह कहकर बीरबल को देखा। बीरबल रात होने पर शहंशाह के महल में पहुंचे। बादशाह उन्हें अपने महल की खिड़की के पास ले गए और वह छप छप की आवाज उन्हें सुनाई और इसका कारण पूछा। बीरबल अगले पल ही यह समझ गए कि यह तो पानी के बहने की आवाज है और बादशाह ने इसे ही नदी का रोना मान लिया है। बीरबल झुककर बड़े ही विनम्र स्वर में बोले, हुजूर, नदी अपने पिता के घर यानी पहाड़ से विदा होकर अपने पति यानी समुद्र के यहाँ जा रही है, जिससे वह पिता से अलग होने के गम में रोती जा रही है। बीरबल का जवाब इतना सटीक और हकीकत भरा था कि बादशाह अकबर खुशी के मारे गदगद हो गए और कहा, बीरबल, तुम्हारे पास तो हर सवाल का जवाब होता है। हम तुम्हारे जवाब से संतुष्ट हुए। सबसे ज्यादा सफेद कौन? दरबार में बैठे दरबारियों से बादशाह अकबर ने सवाल कर दिया, किसी को मालूम है सबसे अधिक सफेद कौन है? दरबारी आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक दरबारी बहुत सोचने और बहुत सिर मारने के बाद बोला, बर्फ, जहांपनाह। दूसरे दरबारी ने कहा, हुजूर, कपास। तीसरे दरबारी ने कहा, जहांपनाह, दूध। सबने अपनी अपनी सोच व बुद्धि के अनुसार सफेद वस्तुओं के नाम बताएं। अधिकांश दरबारियों ने कपास और दूध को ही सबसे अधिक सफेद माना। बादशाह अकबर भी इससे काफी कुछ हद तक सहमत थे, लेकिन बीरबल सबसे अलग थलग थे और अभी तक समझ नहीं सके थे कि सबसे अधिक सफेद चीज क्या हो सकती है। बीरबल अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोले, जहांपनाह, मेरी नज़र में तो सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक सफेद और चमकीला होता है। वह घोर अंधकार में भी साफ दिख जाता है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम अपनी बात को साबित कर सकते हो? हाँ, मेरे मालिक, लेकिन मुझे अपनी बात को साबित करने के लिए 24 घंटे का समय चाहिए। बीरबल के यह कहने पर शहंशाह ने उन्हें 24 घंटे का समय दे दिया। दूसरे दिन दोपहर में बादशाह अकबर आराम फरमा रहे थे। बीरबल एक बर्तन में दूध और 5-6 कपास के खिले हुए फूल कमरे के दरवाजे पर रखाए।
कमरा चारों तरफ से बंद था और सूरज की रोशनी के अंदर जाने के लिए कोई भी खुली जगह नहीं थी। बीरबल ने यह काम छुपकर गुप्त तरीके से किया था। आराम करने के बाद शहंशाह जैसे ही उठकर दरवाजे के पास आए, उनके पैर की ठोकर लगते ही दूध का बर्तन उलट गया और सारा दूध फर्श पर फैल गया। दरवाजा खुलते हैं सूर्य के प्रकाश से कमरा भर गया और शहंशाह अकबर को दरवाजे के पास कपास के फूल और एक बर्तन देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह कमरे के बाहर आ गए। बीरबल कुछ दूरी पर नजर आ गए। शहंशाह समझ गए कि इन सब के पीछे बीरबल का हाथ है। बादशाह आगे बढ़ते हुए बोले, बीरबल, यह सब करने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, आप भूल गए। कल आपने ही तो कहा था कि अपनी बात साबित करके दिखाओ। आज मैंने आपके उसी आदेश का पालन किया है। हुजूर, मैंने अपनी बात को साबित कर दिया है। जहांपनाह, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इन तीनों में से सबसे अधिक सफ़ेद और चमकीला कौन है। दूध और कपास को मैंने यहाँ इसीलिए रखा कि उनकी सफ़ेदी पर किसी को भी शक न नहीं है। फिर भी आपने इन्हें नहीं देखा। जहांपनाह, अब तो आपको यह मानना ही होगा कि सूरज का प्रकाश ही सबसे अधिक सफ़ेद, उज्ज्वल और चमकीला है, क्योंकि आपने जैसे ही दरवाजा खोला सूरज का प्रकाश अंदर फैल गया और आपको सब चीजें नजर आने लगीं। बादशाह अकबर यह सुनकर और देखकर मुस्कुराए, फिर दरबार में आकर सबको बताया कि बीरबल का ही जवाब सही है। सबसे अधिक सफ़ेद और चमकीला सूर्य का प्रकाश ही है। फिर तो दरबारियों ने भी बीरबल की प्रशंसा की और बादशाह ने बीरबल को मोतियों की एक माला भेंट करके उन्हें सम्मानित किया। बादशाह के अनमोल सवाल। आज दरबार समय से पहले ही लग गया था। बादशाह अकबर समय से पहले ही दरबार में आकर बैठ गए थे। शहंशाह अकबर की यह खासियत थी, जब वह फुर्सत में होते थे तब तरह-तरह के विचार उनके मन में उत्पन्न हो जाया करते थे और फिर वह दरबारियों से उनका समाधान पूछते थे। बीरबल आज दरबार में नहीं थे। शहंशाह ने दरबारियों से पूछा, दूध किसका अच्छा, फूल किसका अच्छा, पत्ता किसका अच्छा, राजा कौन अच्छा और मिठाई किसकी अच्छी? शहंशाह के सवाल सुनते ही दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। किसी दरबारी ने गाय के दूध को अच्छा बताया तो किसी दरबारी ने भैंस का और किसी ने बकरी का दूध अच्छा बताया। इसी तरह से किसी दरबारी ने गुलाब का फूल अच्छा बताया तो किसी दरबारी ने कमल का, किसी दरबारी ने केले के पत्ते को अच्छा बताया तो किसी दरबारी ने नीम के पत्ते को अच्छा बताया। किसी दरबारी ने राजा कौन अच्छा के जवाब में शहंशाह को अच्छा बताया और अंतिम सवाल के जवाब में किसी दरबारी ने गन्ना को अच्छा बताया तो किसी दरबारी ने अंगूर को और किसी दरबारी ने मिष्ठान को अच्छा बताया। लेकिन बादशाह अकबर उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। तभी दरबार में बीरबल आ गए। बादशाह के चेहरे पर उनको देखते ही चमक आ गई और बीरबल के बैठने से पहले ही शहंशाह ने उपरोक्त 5 सवालों के जवाब पूछे। बीरबल कुछ पल तक शांत रहे, फिर बोले, जहांपनाह, माँ का दूध सबसे अच्छा और हितकारी होता है। कपास का फल सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इससे सबके शरीर ढक जाते हैं। पान का पत्ता सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इसे खाकर दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। राजाओं में इंद्र सबसे अच्छे हैं, क्योंकि उनके आदेश से बारिश होती है और बारिश से धन धान्य में वृद्धि होती है और पूरे प्राणियों की क्षुधा तृप्त होती है। मिठास वाणी की सबसे अच्छी होती है, क्योंकि जिसकी वाणी में मिठास होती है वह सारे जगत को अपने वश में कर लेता है। शहंशाह ने सिंहासन से उठकर बीरबल को गले से लगा लिया और कहा, बीरबल, तुमने अपने जवाब से मुझे तृप्त कर दिया। नीचे की मंजिल। बादशाह अकबर को आकर एक दरबारी ने बताया कि बीरबल अपनी बंदियों और दसियों का ध्यान जरूरत से अधिक रखते हैं, जब देखो उनकी बड़ाई करते रहते हैं। दरबारी की इस बात को सुनकर शहंशाह के मन में विचार आया कि क्यों न हम चलकर स्वयं इस बात की तहकीकात करें कि आखिर मामला क्या है। इसके दूसरे दिन बादशाह अकबर अचानक ही बीरबल के घर पहुंच गए और सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपरी मंजिल पर पहुंच गए। बादशाह सलामत को सहसा बीरबल के यहाँ देखकर एक दासी दौड़ी दौड़ी आई। बादशाह सलामत दासी को देखकर हल्का सा मुस्कुराए, फिर बोले, तुम्हारी ऊपर की मंजिल तो बहुत सजी हुई है, सुंदर और हसीन भी है, लेकिन जरा नीचे की भी तो देखूं कैसी है। दासी बीरबल का नमक खाती थी। बीरबल के नमक का कुछ तो असर उस पर था ही। वह अगले पल ही मुस्कुराकर बोली, अवश्य देखें हुजूर, आप उसी रास्ते से तो होते हुए आए हैं,
फिर भी आपको मालूम नहीं हुआ कि नीचे की मंजिल कैसी है। सवाल के बदले सवाल। शहंशाह भौंचक्के रह गए। दासी का तीखा पर सटीक जवाब शहंशाह ने सुना दो उन्हें यह समझने में देर न लगी कि बीरबल की दासियां सचमुच ही तारीफ के काबिल है। बीरबल यूं ही उनकी तारीफ करते नहीं फिरते हैं। शहंशाह चुपचाप महल को लौट गए। कितने दिन जीना है? बीरबल अकबर बादशाह की हर समस्या के जवाब थे। बादशाह आए दिन उनकी बुद्धि की परीक्षा लेते ही रहते थे ताकि बीरबल अपनी बुद्धि और समझ में अधिक से अधिक विकास कर सके। बादशाह ने एक दिन एक साधु को बीरबल के पास उनके बुद्धिबल की परीक्षा लेने के लिए भेजा। अकबर बादशाह भी वेश बदलकर पास में ही एक जगह छुप गए। साधु ने बीरबल के नजदीक आकर कहा, वत्स, तुम बीरबल होन। भगवान ने सपने में मुझसे कहा है कि मैं अपने जीवन भर के लिए धन तुमसे ले लूं। बीरबल साधु के ऐसा कहने पर आश्चर्य में पड़ गए और अगले ही पल समझ गए कि यह कोई ढोंगी साधु है जो मुझे ठगना चाहता है। बीरबल बोले, अच्छी बात है भगवान, मैं आज रात भगवान से सपने में यह पूछ लेता हूं कि अब आपने और कितने दिन जीना है, तभी तो मैं तुम्हें उचित धन दे सकूंगा। साधु बीरबल का चतुरतापूर्ण जवाब सुनकर दंग रह गया। उसके पास अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। पास में ही छुपे अकबर बादशाह भी बीरबल का जवाब सुन चुके थे। वह हंसते हुए बीरबल के नजदीक आ गए। बीरबल समझ गए कि यह सब बादशाह सलामत का ही किया धरा था। बादशाह अकबर बीरबल की पीठ पर हाथ रखते हुए कहने लगे, बीरबल, तुम्हारी समझ और बुद्धि का कोई जवाब नहीं। चलो अब हम दरबार में चलते हैं। बीरबल अकबर के साथ दरबार की ओर बढ़ चले। बेरहम दरबार लगा हुआ था। शहंशाह दरबारियों से राज्य के हालात पर बातचीत कर रहे थे। इतने में एक औरत हवा के झोंके की तरह चीखते चिल्लाती हुई दरबार में आ गई। शहंशाह अकबर सहित दरबारी भी चौंक गए। एक दरबारी ने उस औरत को देखते हुए पूछा, क्या परेशानी है? तुम बदहवासी इतना दुखी होकर क्यों रो रही हो? वह औरत बोली, मेरी पड़ोसन ने मेरे बेटे का कत्ल कर दिया है। बादशाह अकबर ने सैनिकों को हुक्म दिया कि उस पड़ोसी को पकड़कर फौरन दरबार में हाजिर किया जाए। सैनिकों ने पड़ोसी को दरबार में लाकर हाजिर किया। शहंशाह ने पड़ोसी को घूरते हुए पूछा, क्या तुमने इस औरत के बेटे का कत्ल किया है? पड़ोसी यह सुनकर सहम ही नहीं गई, घबरा भी गई और बोली, मेरे माई बाप, मैं अपराधी नहीं हूँ। मैंने इस औरत के पुत्र को नहीं मारा है। चांद का टुकड़ा, अकबर और बीरबल की विस्तृत कथा। भाग 1। बीरबल की नई चुनौती। बीरबल की चतुराई से दरबार में सभी प्रभावित हुए, लेकिन कुछ दरबारी उनकी इस सफलता से ईर्ष्या करने लगे। विशेष रूप से रुकनुद्दीन, जो अकबर के खास मंत्रियों में से एक था, उसने बीरबल को नीचा दिखाने की ठानी। रुकनुद्दीन ने बादशाह अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल ने जो चांद का टुकड़ा लाया था वह केवल एक मिठाई थी, लेकिन क्या वास्तव में चांद का कोई असली टुकड़ा लाया जा सकता है? यदि बीरबल इतने ही बुद्धिमान हैं, तो उन्हें असली चांद का टुकड़ा लाकर दिखाना चाहिए। अकबर को यह चुनौती रोचक लगी। उन्होंने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम सच में हमारे लिए चांद का टुकड़ा ला सकते हो? बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर झुककर कहा, जहांपनाह, मुझे 7 दिन का समय दें। मैं आपको चांद का असली टुकड़ा लाकर दिखाऊंगा। अकबर ने सहमति दे दी और दरबार समाप्त हो गया। भाग 2। बीरबल की योजना। बीरबल ने इस बार अपनी योजना को और भी सूझबूझ के साथ तैयार किया। उन्होंने शहर के सबसे बुद्धिमान खगोलविद, ज्योतिषी से मुलाकात की और चांद के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने जाना कि चांद धरती से बहुत दूर है और उसका कोई टुकड़ा आसानी से नहीं मिल सकता। फिर उन्होंने शहर के प्रसिद्ध कुम्हार को बुलाया और कहा, मुझे सबसे सुंदर और चमकदार मिट्टी का एक टुकड़ा चाहिए जो सफ़ेद हो और देखने में चांद जैसा लगे। कुम्हार ने बड़ी मेहनत से एक सुंदर, चमकता हुआ सफ़ेद टुकड़ा बनाया जो बहुत आकर्षक दिखता था। बीरबल ने उसे एक सुंदर थैली में रख लिया। इसके अलावा बीरबल ने शहर के गरीब बच्चों से बात की और पूछा, तुम्हारे लिए चांद का टुकड़ा क्या है? एक बच्चा बोला, बीरबल चाचा, मेरी माँ कहती है कि जब मैं खुश रहूंगा तो चांद भी खुश होगा, तो मेरे लिए चांद का टुकड़ा मेरी खुशी है।
बीरबल को इस बात ने सबसे अधिक प्रभावित किया और उन्होंने अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। भाग 3 दरबार में परीक्षा। 7वें दिन बीरबल दरबार पहुंचे। अकबर और सभी दरबारी उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम हमारे लिए चांद का असली टुकड़ा लाए हो? बीरबल मुस्कुराए और एक सुनहरी थैली निकाली। उन्होंने धीरे धीरे उसे खोला और उसमें से वह चमकता हुआ सफ़ेद टुकड़ा निकाला। अकबर ने उसे देखा और बोले, यह क्या है, बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह चांद का असली टुकड़ा है। यह वही है जिसे हर बच्चा अपने सपनों में देखता है, जिसे प्रेम करने वाले अपने दिल में महसूस करते हैं और जिसे कवि अपनी कल्पना में बसाते हैं। अकबर ने चकित होकर पूछा, क्या तुम कहना चाहते हो कि चांद केवल एक कल्पना है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, हर किसी के लिए चांद का टुकड़ा अलग अलग होता है। कुछ के लिए वह आकाश में चमकता है, तो कुछ के लिए वह सपनों में। गरीब के लिए रोटी का एक टुकड़ा ही चांद का टुकड़ा होता है, माँ के लिए उसका बच्चा ही चांद का टुकड़ा होता है, और प्रेमी के लिए उसका प्रिय। बीरबल की इस गहरी बात ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज बुद्धिमत्ता है। उन्होंने बीरबल को सम्मानित किया और कहा कि वास्तव में उन्होंने चांद का सबसे अनमोल टुकड़ा लाकर दिया है। भाग 4 ईर्ष्यालु दरबारियों की नई चाल। रुकनुद्दीन और अन्य ईर्ष्यालु दरबारी इस बार भी संतुष्ट नहीं हुए। वे बीरबल को हराने की नई योजना बनाने लगे। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल ने फिर से चतुराई से काम लिया, लेकिन क्या वह सच में चांद का टुकड़ा ला सकते हैं? अगर बीरबल इतने ही बुद्धिमान हैं, तो उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को लाना चाहिए जो चांद पर गया हो। अकबर को यह चुनौती और भी रोचक लगी। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस बार तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति को लाना होगा जो चांद पर गया हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह कार्य कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। मुझे 10 दिन का समय दे। अकबर ने सहमति दे दी। भाग 5 बीरबल का अंतिम दाव। बीरबल ने एक वृद्ध व्यक्ति को ढूंढ निकाला जो बहुत ही अनुभवी और ज्ञानी था। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, बाबा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि चांद पर जाना कैसा लगता है? वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, बेटा, जब मैं जवान था तो मैंने अपने सपनों में चांद की यात्रा की थी। वहां की रोशनी बहुत सुंदर थी और मैं वहां स्वर्ग जैसा अनुभव कर रहा था। बीरबल ने उस वृद्ध व्यक्ति को दरबार में लाने का निश्चय किया। भाग 6 अंतिम परीक्षा। 10वें दिन बीरबल वृद्ध व्यक्ति को लेकर दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को लाया है जो चांद पर गया हो? बीरबल ने वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा किया और कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति चांद पर जा चुका है। अकबर ने वृद्ध से पूछा, क्या यह सच है? वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, जहांपनाह, मैंने अपने सपनों में चांद की यात्रा की है। वहां सब कुछ उज्ज्वल और सुंदर था। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि असली बुद्धिमत्ता वह है जो किसी भी स्थिति से निकलने का रास्ता ढूंढ सके। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और दरबार में खुशियां मनाई गईं। 1 बीरबल और 3 प्रश्न। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपने दरबारियों से एक सवाल पूछा, दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? दरबारी अलग अलग उत्तर देने लगे। किसी ने कहा हवा, किसी ने कहा घोड़ा, तो किसी ने कहा प्रकाश। लेकिन अकबर बीरबल का उत्तर सुनना चाहते थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे तेज चीज इंसान का विचार है। एक पल में ही यह कहीं भी पहुंच सकता है। अकबर बहुत प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने दूसरा सवाल किया, सबसे मीठी चीज क्या है? इस बार भी दरबारियों ने अपने अपने उत्तर दिए। किसी ने कहा शहद, तो किसी ने कहा गुड़। लेकिन बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे मीठी चीज इंसान की बोली होती है। मीठे शब्द किसी भी दिल को जीत सकते हैं। अकबर ने प्रसन्न होकर तीसरा प्रश्न पूछा, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है?
बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, समय सबसे कीमती चीज है, क्योंकि इसे कोई खरीद नहीं सकता। जो व्यक्ति समय की कद्र करता है वही सफल होता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें इनाम दिया। 2. बीरबल की न्यायप्रियता। एक दिन एक व्यापारी अकबर के दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरा एक पड़ोसी बहुत लालची है। उसने मेरे घर का एक हिस्सा हड़प लिया है। कृपया न्याय करें। अकबर ने बीरबल से इस मामले को सुलझाने को कहा। बीरबल ने दोनों पक्षों को बुलाया और पूछा, क्या तुम दोनों इस जगह का बराबर हिस्सा चाहते हो? दोनों ने हाँ में जवाब दिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, यह जगह आधी आधी बांटी जाएगी, लेकिन जो व्यक्ति ईमानदार होगा उसे ही इसका बड़ा हिस्सा मिलेगा। लालची पड़ोसी डर गया, क्योंकि वह जानता था कि वह गलत है। उसने तुरंत कहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपना दावा वापस लेता हूँ। बीरबल ने कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि असली मालिक यह व्यापारी ही है, और उन्होंने व्यापारी को पूरा घर सौंप दिया। अकबर बीरबल की न्यायप्रियता देखकर बहुत खुश हुए। 3. बीरबल और अनोखी सजा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम ऐसी सजा दे सकते हो जिससे कोई भी व्यक्ति हंसते हंसते रोने लगे और रोते रोते हंसने लगे? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह बहुत आसान है। अकबर ने एक मुजरिम को बुलवाया जिसे चोरी के अपराध में दंड दिया जाना था। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, बादशाह ने तुम्हें यह सजा दी है कि तुम 100 कोड़े खाओगे, लेकिन चूंकि यह बहुत ज्यादा है इसलिए हम इसे 50 कर देते हैं। यह सुनकर मुजरिम मुस्कुराने लगा कि उसे कम सजा मिल रही है। लेकिन फिर बीरबल बोले, लेकिन तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं भी देनी होंगी। अब वह व्यक्ति रोने लगा। अकबर को समझ आ गया कि यह वही सजा है जिससे कोई हंसते हंसते रोने लगे और रोते रोते हंसने लगे। उन्होंने बीरबल की चतुराई की सराहना की। 4. बीरबल और मूर्ख दरबारी। एक दिन अकबर के दरबार में एक नया दरबारी आया जो बहुत ही घमंडी था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बीरबल से भी ज्यादा चतुर हूँ। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें और बीरबल दोनों को एक चुनौती देता हूँ। जो जीत जाएगा वही सबसे चतुर कहलाएगा। अकबर ने दोनों को एक एक खाली थाली दी और कहा, इसमें कुछ ऐसा लाओ जो खाने के लायक भी हो और न भी हो। दरबारी बहुत परेशान हुआ। उसने बाजार से एक अदब का फल लाकर रख दिया, लेकिन बीरबल ने बड़ी चतुराई से थाली में आधी जलेबी और आधा पत्थर रखा। अकबर ने पूछा, यह क्या है बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह जलेबी खाने लायक है और पत्थर खाने लायक नहीं। अकबर हंस पड़े और उन्होंने बीरबल को विजेता घोषित किया। घमंडी दरबारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। 5. बीरबल की परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने के लिए कहा, अगर तुम इतने चतुर हो तो यह बताओ कि मेरे हाथ में कितने बाल हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मेरे पास इसका सही उत्तर है, लेकिन पहले मुझे एक सहायक चाहिए। अकबर ने पूछा, कौन सहायक चाहिए? बीरबल बोले, एक ऐसा व्यक्ति जो हाथी के शरीर के सारे बाल गिन सके। जब वह हाथी के बाल गिन लेगा तो उसी अनुपात में मैं आपके हाथ के बालों की संख्या बता दूंगा। अकबर को समझ आ गया कि यह प्रश्न मूर्खतापूर्ण था। उन्होंने हंसते हुए बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। बीरबल की नई चुनौती। अकबर का नया आदेश। जब बीरबल ने अपनी चतुराई से चोर को पकड़ लिया तो पूरा दरबार उनकी प्रशंसा करने लगा। लेकिन तभी अकबर के मन में एक विचार आया। अकबर बोले, बीरबल, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता से इस चोर को पकड़ लिया, लेकिन क्या तुम यह पता लगा सकते हो कि उसने चोरी के पैसे और गहने कहाँ छिपाए हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह कोई मुश्किल काम नहीं। जैसे हमने चोर को पकड़ा वैसे ही हम उसके छिपाए हुए धन का भी पता लगा लेंगे। अकबर बोले, ठीक है, लेकिन इस बार तुम्हें बिना किसी यातना या जबरदस्ती के यह करना होगा। तुम्हें सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता से चोर को सच्चाई बताने के लिए मजबूर करना होगा। बीरबल ने सिर झुकाया और बोले, जो हुक्म जहांपनाह। बीरबल की नई योजना। अब बीरबल को न केवल चोरी का सामान खोजना था,
बल्कि बिना किसी दबाव के चोर से सच भी उगलवाना था। बीरबल ने एक चालाक योजना बनाई। उन्होंने चोर को कारागार से बाहर निकालने का आदेश दिया और बोले, अब से इसे खुलेआम घूमने दो, लेकिन एक शर्त है, यह जहां भी जाएगा इसके साथ हमारे कुछ गुप्त सिपाही रहेंगे। अकबर बोले, लेकिन इससे हमें क्या फायदा होगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चोर बहुत चालाक होते हैं, लेकिन डर के मारे उनकी चालाकी भी काम नहीं करती। बीरबल ने अपने गुप्त सिपाहियों से कहा कि वे चोर के हर कदम पर नजर रखें, लेकिन उसे यह महसूस न होने दे कि वह निगरानी में है। चोर की परेशानी बढ़ी। चोर जेल से बाहर आया, लेकिन उसने देखा कि जहां भी वह जाता, वहां कोई न कोई उसके आसपास होता। वह किसी से चोरी के धन के बारे में बात भी नहीं कर सकता था। कुछ दिनों तक वह सहमा रहा। फिर उसने सोचा, मुझे अपने धन को किसी और सुरक्षित जगह छिपा देना चाहिए, वरना ये लोग एक दिन इसे खोज ही लेंगे। रात के अंधेरे में चोर अपने पुराने ठिकाने की तरफ बढ़ा और वहां से चोरी के गहने और सिक्के निकालकर दूसरी जगह छिपाने लगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि बीरबल के सिपाही उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। उन्होंने तुरंत बीरबल को यह खबर दी। बीरबल का अंतिम दाव। अब बीरबल को पूरा यकीन हो गया था कि चोर ने चोरी का सामान कहाँ छिपाया है, लेकिन उन्हें यह भी चाहिए था कि चोर खुद इस बात को कबूल करे। अगले दिन बीरबल ने चोर को दरबार में बुलाया और बोले, जहांपनाह, यह आदमी बहुत चालाक है। इसे तो लगता है जादू की भी समझ है। अकबर चौंककर बोले, क्या मतलब? चोर को उचित सजा दी गई और चोरी का सारा सामान वापस कर दिया गया। अकबर बोले, अब मैं और भी पक्का हो गया हूं कि जब तक बीरबल हमारे दरबार में है, हमें किसी और न्यायाधीश की जरूरत नहीं। बीरबल के घर चोरी, एक विस्तृत कथा। भूमिका। सम्राट अकबर के दरबार में चतुर, बुद्धिमान और हाजिर जवाब बीरबल की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनकी तर्कशक्ति और न्यायप्रियता के कारण दरबार में उनका विशेष स्थान था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर में हलचल मचा दी। बीरबल के घर चोरी हो गई। यह खबर आग की तरह पूरे नगर में फैल गई। लोगों को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि बीरबल जैसे चतुर व्यक्ति के घर में चोरी कैसे हो सकती है। जो व्यक्ति दूसरों की समस्याएं हल करता है, वही अपनी परेशानी में फंस गया। अब देखना यह था कि बीरबल इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे। चोरी की रात। शाम का समय था। बीरबल अपने काम से निवृत्त होकर घर लौटे थे। उनकी पत्नी भोजन परोस रही थी और उनकी बेटी पास ही बैठी खेल रही थी। अचानक पास की गली में कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगीं। बीरबल ने खिड़की से झांककर देखा, लेकिन कुछ असामान्य नहीं लगा। वे इसे नजरअंदाज कर वापस आ गए। रात गहरी होती गई। शहर में सन्नाटा पसर गया। चांदनी हल्की थी, जिससे गलियां धुंधली धुंधली सी नजर आ रही थीं। इसी बीच दो काले साए बीरबल के घर के पिछवाड़े से अंदर घुसे। चोर बहुत चालाक थे। उन्होंने पहले ही पता लगा लिया था कि बीरबल कब सोते हैं और घर में कौन कौन रहता है। उन्होंने बड़ी होशियारी से दरवाजे का ताला तोड़ा और अंदर दाखिल हो गए। चोरों ने जल्दी जल्दी बीरबल के कक्ष में रखी तिजोरी खोली और उसमें से सोने चांदी के गहने और बहुमूल्य वस्त्र निकाल लिए। उन्होंने जितना जल्दी हो सके चोरी का सामान समेटा और बाहर निकल गए। लेकिन चोर एक गलती कर बैठे। भागते समय एक चोर का पैर मेज से टकरा गया, जिससे एक फूलदान नीचे गिरकर टूट गया। यह आवाज सुनकर बीरबल की पत्नी जाग गई। उन्होंने अपने पति को जगाया और दोनों दौड़कर बाहर आए, लेकिन तब तक चोर भाग चुके थे। बीरबल ने तुरंत स्थिति का आकलन किया और समझ गए कि घर में चोरी हो चुकी है। अगली सुबह दरबार में हंगामा। सुबह होते ही यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे नगर में फैल गई। जब बीरबल दरबार पहुंचे, तो दरबारियों के बीच खुसर-फुसर शुरू हो गई। बीरबल के घर चोरी हो गई। यह कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति इतनी चतुराई से अपराधियों को पकड़ता है, वह खुद चोरों का शिकार बन गया। बीरबल को देखते ही अकबर बोले, बीरबल, यह क्या सुन रहे हैं हम? तुम्हारे घर चोरी हो गई। बीरबल ने सिर झुका लिया और बोले, जी हाँ, जहांपनाह।
बीती रात कुछ चोर मेरे घर में घुसे और बहुमूल्य सामान लेकर भाग गए। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, यह बहुत ही अजीब बात है। तुम्हें किसी पर शक है? बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं जहांपनाह। चोर बहुत चालाक थे। उन्होंने कोई सुराग नहीं छोड़ा। दरबार में कई दरबारियों ने अपने अपने सुझाव देने शुरू कर दिए। एक दरबारी बोला, हुजूर, हमें पूरे शहर में तलाशी अभियान चलाना चाहिए। दूसरा दरबारी बोला, हमें सभी संदिग्ध लोगों से पूछताछ करनी चाहिए। तीसरा बोला, हमें शहर के सभी चोरों को पकड़कर सख्ती से पूछताछ करनी चाहिए। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, हमें इन तरीकों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने तरीके से चोर को पकड़ूंगा। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, हमें तुम पर पूरा विश्वास है बीरबल, लेकिन ध्यान रहे, यह तुम्हारी प्रतिष्ठा का भी सवाल है। बीरबल की चालाक योजना। अब बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने पूरे नगर में यह घोषणा करवा दी कि दरबार में एक जादुई लकड़ी लाई गई है जो चोर को पकड़ने में मदद करेगी। सभी संदिग्ध लोगों को दरबार में बुलाया गया। जब सभी दरबार में उपस्थित हुए तो बीरबल ने उन्हें एक एक लकड़ी पकड़ाई और बोले, यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है, यह जादुई लकड़ी है। अगर चोर इसके साथ घर जाएगा तो इसकी लंबाई रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी लोग लकड़ियां लेकर घर चले गए। चोर की बेचैनी। अब असली खेल शुरू हुआ। चोर बहुत चालाक थे, लेकिन वे डर गए। उन्होंने सोचा, अगर यह सच में जादुई लकड़ी हुई तो हमारी लकड़ी बड़ी हो जाएगी और हमें पकड़ लिया जाएगा। डर के मारे उन्होंने अपनी लकड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि वह अगर बढ़े भी तो पकड़ में न आए। सच्चाई का खुलासा। अगले दिन सभी लोग दरबार में लौटे। बीरबल ने सबकी लकड़ियां मापनी शुरू की। जब उन्होंने चोर की लकड़ी देखी तो वह बाकी लकड़ियों से छोटी थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही चोर है। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, तुमने इसे कैसे पहचाना? बीरबल बोले, जहांपनाह, यह जादुई लकड़ी नहीं थी। मैंने बस एक मनोवैज्ञानिक चाल चली थी। निर्दोष व्यक्ति ने अपनी लकड़ी को वैसा ही रखा, लेकिन जो दोषी था उसने डर के कारण अपनी लकड़ी को काट दिया। दरबार में सब लोग बीरबल की चतुराई की तारीफ करने लगे। चोरी का धन कहाँ था? अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, अब हमें यह भी जानना होगा कि चोरी का धन कहाँ छिपाया गया है। बीरबल ने चोर से कहा, अगर तुम चोरी का धन नहीं बताओगे तो हम तुम्हें जादूगर के पास ले जाएंगे जो तुम्हारे दिमाग में झांक कर सब कुछ देख लेगा। डर के मारे चोर घुटनों पर गिर पड़ा और बोला, हुजूर, मैं बता दूंगा। उसने बताया कि चोरी का सामान शहर के बाहर एक पुराने कुएं में छिपाया गया था। सिपाहियों को वहां भेजा गया और चोरी का सारा धन बरामद कर लिया गया। अंतिम न्याय। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और चोर को कठोर दंड दिया। इस घटना के बाद बीरबल की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। अकबर और बीरबल की नई परीक्षा। अकबर की चुनौती। एक दिन जब दरबार लगा हुआ था, अकबर ने बीरबल को संबोधित करते हुए कहा, बीरबल, तुमने अब तक कई कठिन समस्याओं को हल किया है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें एक ऐसी चुनौती देना चाहता हूं जो पहले कभी किसी ने हल नहीं की। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपकी चुनौतियां ही मेरी परीक्षा होती है। बताइए, इस बार क्या करना होगा? अकबर बोले, तुम्हें 3 दिनों के अंदर इस पूरे राज्य में सबसे ईमानदार और सबसे बेईमान व्यक्ति को खोजकर मेरे सामने लाना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह काम आसान नहीं था। किसी की ईमानदारी और बेईमानी को मापना बहुत कठिन होता है। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यह कार्य कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। मैं आपकी यह चुनौती स्वीकार करता हूँ। बीरबल की योजना। बीरबल ने पूरे राज्य में घूमकर सबसे बुद्धिमानी से यह पता लगाने की योजना बनाई कि कौन सबसे ईमानदार और कौन सबसे बेईमान है। उन्होंने अलग अलग गांवों और नगरों में घूमना शुरू किया। सबसे पहले वे एक प्रसिद्ध व्यापारी के पास गए, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह बहुत ईमानदार है। बीरबल, मुझे आपसे कुछ सोने के सिक्के उधार चाहिए।
मैं आपको कुछ समय बाद वापस कर दूंगा। व्यापारी हंसते हुए बोला, मंत्री जी, आपको उधार देने में मुझे कोई समस्या नहीं, लेकिन मैं यह नहीं पूछूंगा कि आप कब लौटाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपने वादा किया है तो आप जरूर लौटाएंगे। बीरबल समझ गए कि यह व्यक्ति वास्तव में ईमानदार है। अब बारी थी सबसे बेईमान व्यक्ति को खोजने की। उन्होंने बहुत से अपराधियों और ठगों से मुलाकात की, लेकिन उनमें से कोई भी इतना शातिर नहीं लगा कि उसे सबसे बेईमान कहा जाए। आखिरकार उन्हें एक व्यक्ति के बारे में पता चला जो कई बार चोरी और धोखाधड़ी के लिए पकड़ा जा चुका था, लेकिन वह व्यक्ति इतना चालाक था कि हर बार बच निकलता था। बीरबल ने उससे एक सौदा करने का नाटक किया और देखा कि वह कितना बड़ा धोखेबाज है। वह आदमी तुरंत बीरबल को धोखा देने की योजना बनाने लगा। अब बीरबल को दोनों व्यक्ति मिल चुके थे। दरबार में निर्णय। तीसरे दिन बीरबल दरबार में दोनों व्यक्तियों को लेकर पहुंचे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने सबसे ईमानदार और सबसे बेईमान व्यक्ति को खोज लिया? बीरबल ने सबसे पहले व्यापारी को आगे लाकर कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति इस राज्य का सबसे ईमानदार व्यक्ति है। यह बिना किसी शर्त के लोगों की मदद करता है और अपने वचनों का पालन करता है। अकबर ने व्यापारी को सराहा और फिर पूछा, और सबसे बेईमान व्यक्ति कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे बेईमान व्यक्ति मैं खुद हूँ। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर चौंकर बोले, बीरबल, तुम मजाक कर रहे हो। तुम सबसे बेईमान कैसे हो सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं बेईमान इसलिए हूं क्योंकि मैंने इस राज्य के असली सबसे बेईमान व्यक्ति को यहां लाने की हिम्मत नहीं की। वह इतना चालाक है कि मैं उसे पकड़ नहीं सका। इसलिए अपने असफल होने के कारण मैं खुद को सबसे बेईमान मानता हूं। अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई साबित कर दी। सच में दुनिया में सबसे ईमानदार और सबसे बेईमान व्यक्ति की पहचान करना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन तुमने इसे भी बुद्धिमत्ता से हल कर दिया। अकबर ने बीरबल को पुरस्कृत किया और पूरा दरबार उनकी प्रशंसा करने लगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जब तक आपकी कृपा रहेगी मैं अपनी बुद्धि से हर समस्या का हल निकालने की कोशिश करता रहूंगा। और इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल चोर को पकड़वाया, बल्कि चोरी का सामान भी सही सलामत वापस दिलवाया। 23 सबसे अनमोल चीज। एक दिन अकबर ने दरबार में सभी मंत्रियों से पूछा, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? कुछ मंत्रियों ने कहा, सोना, कुछ ने कहा, हीरे जवाहरात, और कुछ ने कहा, राजा का सिंहासन। अंत में अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महाराज, सबसे अनमोल चीज समय है, क्योंकि इसे खरीदा या लौटाया नहीं जा सकता। अकबर को यह जवाब बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। 24 मूर्ख ब्राह्मण की सच्चाई। एक बार एक ब्राह्मण दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ। अकबर ने बीरबल से उसकी परीक्षा लेने को कहा। बीरबल ने ब्राह्मण से पूछा, बताओ, तुम्हारी मृत्यु कब होगी? ब्राह्मण डर गया, लेकिन फिर सोचकर बोला, महाराज, मेरी मृत्यु आपके मरने के एक दिन बाद होगी। बीरबल के घर चोरी, आगे की कहानी। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से चोर को पकड़ लिया और बादशाह अकबर ने उसे उचित दंड देने का आदेश दिया। लेकिन क्या यह मामला यहीं खत्म हो गया? नहीं, इस चोरी के पीछे एक और बड़ा षड्यंत्र था, जिसे अब बीरबल को सुलझाना था। अध्याय 7। चोर की सच्चाई सामने आई। जब चोर को जेल में डाल दिया गया, तो बीरबल को अब भी कुछ सवाल परेशान कर रहे थे। उन्होंने सोचा, चोर को कैसे पता चला कि मेरे घर में इतना कीमती सामान है? वह तो मेरे नौकरों का परिचित था, लेकिन क्या यह साजिश केवल उसी की थी, या कोई और भी इसमें शामिल था? बीरबल ने चोर से गुप्त तरीके से पूछताछ करने का निश्चय किया। उन्होंने जेलर को आदेश दिया कि वह चुपचाप कैदी को अलग कमरे में लाए। जब चोर को बीरबल के सामने लाया गया, तो बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, अगर तुम मुझे सच बताओगे तो मैं तुम्हारी सजा कम करवाने की कोशिश कर सकता हूँ। चोर पहले तो डर गया, लेकिन जब उसे लगा कि अब छिपाने का कोई फायदा नहीं,
तो उसने सच्चाई बता दी। हुजूर, मैं अकेला नहीं था। एक और बड़ा आदमी इस साजिश के पीछे था। बीरबल चौकन्ने हो गए। उन्होंने पूछा, कौन है वह आदमी? चोर थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने बताया, वह कोई और नहीं, बल्कि दरबार का ही एक मंत्री है। उसने ही मुझे यह काम करने के लिए कहा था। अध्याय 8। मंत्री पर शक। बीरबल को गहरा झटका लगा। अकबर के दरबार में कई मंत्री थे, लेकिन किसी को बीरबल के खिलाफ षड्यंत्र रचते देखना हैरान करने वाला था। क्या कोई मंत्री मुझसे जलन रखता था? बीरबल ने सोचा। चोर ने आगे कहा, मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसने कहा कि अगर मैं यह चोरी कर लूं, तो वह मुझे दरबार में नौकरी दिलवाएगा और इनाम भी देगा। बीरबल को समझ आ गया कि यह मामला केवल चोरी का नहीं था, बल्कि किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था। अब सवाल था, वह मंत्री कौन था? अध्याय 9। असली गुनहगार की खोज। बीरबल ने चोर को चुप रहने का आदेश दिया और उसे वापस जेल भिजवा दिया। उन्होंने सोचा कि यदि वह तुरंत बादशाह अकबर को बताएंगे, तो असली गुनहगार सतर्क हो सकता है। इसलिए बीरबल ने एक चाल चली। अगले दिन उन्होंने दरबार में ऐलान किया, जहांपनाह, चोरी के मामले में एक नया सुराग मिला है। मैं कुछ और जांच करना चाहता हूं, और इसके लिए मुझे सभी मंत्रियों की सहायता चाहिए। अकबर ने हामी भर दी और बीरबल ने सभी मंत्रियों को बुलवाया। बीरबल ने दरबार में खड़े होकर कहा, हमारे पास एक नया जादुई तरल है। अगर असली गुनहगार इसे छुएगा, तो उसका चेहरा लाल हो जाएगा। सभी मंत्री हैरान थे, लेकिन उनमें से एक, मंत्री केशवदास, घबरा गया। उसने अपना हाथ छिपाने की कोशिश की और इधर-उधर देखने लगा। बीरबल ने उसकी हरकत देख ली और समझ गए कि यही असली अपराधी है। अध्याय 10। गुनहगार बेनकाब। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे पूरा विश्वास है कि चोरी के पीछे यही मंत्री केशवदास है। अकबर ने क्रोध से कहा, केशवदास, क्या यह सच है? केशवदास घबरा गया, फिर भी बचने की कोशिश करते हुए बोला, नहीं, यह सरासर झूठ है। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, अगर तुम निर्दोष हो, तो इस जादुई तरल को छूने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब केशवदास डर गया। उसने घबराकर कहा, बीरबल, मुझे माफ कर दो। यह सच है कि मैंने ही यह साजिश रची थी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गुस्से से कहा, तुमने बीरबल के साथ यह विश्वासघात क्यों किया? केशवदास सिर झुकाकर बोला, जहांपनाह, मैं बीरबल से जलता था। वह हमेशा आपकी प्रशंसा पाते थे, और मैं चाहता था कि उन्हें नीचा दिखाऊं। इसलिए मैंने चोरी की योजना बनाई, ताकि यह लगे कि बीरबल अपने ही घर की रक्षा नहीं कर सकते। बीरबल ने कहा, लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है। अकबर ने आदेश दिया कि मंत्री केशवदास को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाए और उसे कड़ी सजा दी जाए। अध्याय 11। न्याय की जीत। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी के आगे कोई षड्यंत्र नहीं टिक सकता। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, सच्चाई की रोशनी उसे बेनकाब कर ही देती है। दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों ने बीरबल की प्रशंसा की। इसके बाद अकबर ने बीरबल को विशेष उपहार और सम्मान दिया और कहा, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास तुम्हारे जैसा मंत्री है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, यह मेरा कर्तव्य था। निष्कर्ष। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल चोर को पकड़ा, बल्कि उसके पीछे छिपे असली गुनहगार को भी बेनकाब किया। इस घटना के बाद दरबार में उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। सीख। सच्चाई कभी छिप नहीं सकती। जलन और ईर्ष्या इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है। चालाकी से नहीं, बल्कि सच्चाई से जीत मिलती है। इस तरह बीरबल की समझदारी ने फिर से साबित कर दिया कि वे केवल अकबर के प्रिय मंत्री ही नहीं, बल्कि न्याय और सत्य के रक्षक भी थे। अकबर और बीरबल, न्याय और चालाकी की अगली दास्तान। बहुत दिनों पहले की बात है। बादशाह अकबर के शासनकाल में न्याय,
समृद्धि और बुद्धिमानी की जो गाथाएं रची गईं, उनमें से बीरबल की चतुराई और निष्पक्षता की कहानियां सर्वत्र प्रसिद्ध थीं। हाल ही में बीरबल ने एक बार फिर अकबर के दरबार में न्याय की मिसाल कायम की थी, जब उन्होंने एक गरीब व्यक्ति के साथ हुए अन्याय का पर्दाफाश कर उसे न्याय दिलवाया था। लेकिन इसी समय महल और साम्राज्य के कुछ अंधेरे कोनों में एक नई साजिश रची जा रही थी। जब अकबर के खजाने से कीमती रत्न, सोने चांदी के सिक्के तथा अन्य मूल्यवान वस्तुएं अचानक गायब होने लगीं, तो दरबार में खलबली मच गई। बादशाह अकबर की आंखों में चिंता झलक रही थी। उन्होंने बीरबल को तुरंत इस गुत्थी को सुलझाने का आदेश दिया। इस घटना की तह में क्या राज छिपा है? कौन है जिसके हाथों से साम्राज्य का धन चोरी हो रहा है? ये सवाल पूरे दरबार में चर्चा का विषय बन गए। बीरबल ने ठंडे दिमाग और तेज दिमागी चालाकी से इस रहस्य की पड़ताल शुरू करने का निश्चय किया। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे बीरबल ने अपने अद्भुत अवलोकन और बुद्धिमत्ता से इस साजिश का पर्दाफाश किया और न्याय की स्थापना को सुनिश्चित किया। भाग 1, खजाने की चोरी और दरबार का उद्विग्न माहौल। 1.1 महल में पहली खलबली। एक सुहानी सुबह, जब सुनहरी किरणें महल के अंगनाई पर पड़ रही थीं, तब अचानक दरबार में शोर मच गया। दरबारियों और सैनिकों की फुसफुसाहटें एक अजीब सी घबराहट का एहसास करा रही थीं। अकबर ने अपने मुख्य खजांची से पूछा, बताओ, खजाने में क्या हुआ? खजांची कांपत हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, पिछले कुछ दिनों से हमारे खजाने में से कीमती वस्तुएं, रत्न, सिक्के और कई अनमोल वस्तुएं गायब हो रही है। हमने इसकी जांच शुरू कर दी है, पर कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। अकबर के चेहरे पर गहरी चिंता झलकने लगी। उनके मन में यह सवाल उमड़ने लगा कि क्या यह कोई साधारण चोर है या फिर कोई गुप्त साजिश। दरबार में माहौल अस्थिर हो गया और सभी की निगाहें दीपक तले अंधेरा। शाही महल की सबसे ऊंची छत पर बीरबल बादशाह अकबर के साथ बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। तभी उन्होंने सामने देखा, कुछ दूरी पर कुछ लोग एक राहगीर को लूट रहे थे। राहगीर अपने सामान को बचाने की कोशिश में था, लेकिन वह अकेला राहगीर इतने लोगों के आगे हार गया और उसका कोई वश न चला। राहगीर पिट भी गया और उसका सब माल-असबाब भी उससे छिन गया। वह लहूलुहान राहगीर बादशाह सलामत के किले के नजदीक आया और चीख चीख कर कहने लगा, यह बड़ी शर्म और आश्चर्य की बात है। बादशाह के सामने ही लुटेरे मेरा सामान लूट कर भाग गए। उसकी चीख पुकार बादशाह के कान में पड़ी तो उन्हें भी बड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने बीरबल को फटकारते हुए कहा, क्या बीरबल, यह है तुम सबकी शासन व्यवस्था? जब हमारी आंखों के सामने ही हमारी प्रजा लुट जाती है, तब हमारी आंखों के पीछे यहाँ क्या नहीं होता होगा? बीरबल ने बड़ी नम्रता से कहा, जहांपनाह, क्या आपको यह कहावत नहीं मालूम कि दीपक दूसरों को रोशनी देता है, पर उसके तले अंधेरा ही रहता है? शहंशाह अकबर अवाक रह गए। बीरबल के कहने का आशय था कि प्रशासन की नाक के तले ऐसा ही होता है, जब कर्मचारी घूसखोर होते हैं। बीरबल ने बातों ही बातों में बादशाह को यह समझा दिया था कि यह सब प्रशासन में ढील देने का नतीजा है। श्रेष्ठ हथियार वही है जो मौके पर काम आए। बादशाह अकबर ने दरबार में आते ही सवाल कर दिया, सबसे श्रेष्ठ और उत्तम हथियार कौन सा है? एक दरबारी उठकर बोला, जहांपनाह, भाला। भाला उत्तम हथियार है। दूसरा दरबारी उठकर बोला, नहीं हुजूर, तलवार। तीसरा दरबारी बोला, नहीं जहांपनाह, तीरकमान। बादशाह को दरबारियों के जवाब से संतुष्टि नहीं मिली तो उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम्हारा क्या जवाब है, बीरबल? बीरबल सोचते हुए बोले, हुजूर, मेरे विचार से उत्तम हथियार वही है जो समय पर काम आए और अपनी श्रेष्ठता साबित कर दे। बादशाह अकबर असंतुष्ट होते हुए बोले, यह कोई जवाब नहीं हुआ बीरबल। बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं अपनी बात को सिद्ध करके दिखा दूंगा। अगली सुबह बीरबल अकबर बादशाह के साथ सैर के लिए निकले। बीरबल ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए पहले से ही योजना बना ली थी। घूमते घूमते वे दोनों एक सड़क पर आ गए। इतने में गली में अचानक एक क्रोधित हाथी तेज गति से आता हुआ दिखाई दिया। बीरबल घबराई हुई आवाज में बोले, हुजूर, हाथी तो सनकी लगता है। देख नहीं रहे कैसे पैर पटकता हुआ आ रहा है? अकबर बादशाह भी घबरा गए। हाँ, बीरबल, हमारी तरफ पगलाया हाथी भागता हुआ आ रहा है।
हम तो इतनी तेज भाग भी नहीं सकते। बीरबल, यह कहते कहते बादशाह काफी घबरा गए। उन्होंने कमर से लटक रही म्यान पर हाथ रखा तो बीरबल बोले, जहांपनाह, यह क्या कर रहे हैं? मदांग हाथी का मुकाबला भला तलवार से कैसे हो सकता है? बीरबल यह बोल ही रहे थे कि तभी बादशाह के पैर के पास एक कुत्ते का पिल्ला आ गया। बादशाह ने झट से पिल्ले को उठाया और आ रहे हाथी की सूंड की ओर फेंक दिया। कुत्ते का पिल्ला इतना डर गया कि बुरी तरह चिल्लाने लगा। हाथी घबराकर पीछे की तरफ हटता चला गया। अकबर और बीरबल को भागने का मौका मिल गया। वह भागते हुए एक गली में आ गए। बीरबल बादशाह अकबर को माथे का पसीना पोंछते हुए देखकर बोले, अब क्या कहते हैं? हुजूर, मैंने कोई गलत तो नहीं कहा था कि जो मौके पर काम आए वही श्रेष्ठ हथियार होता है। अकबर बादशाह बोले, हाँ बीरबल, कुत्ते का पिल्ला हथियार के गिनती में थोड़े ही आता है, लेकिन उसने ही हमारा बचाव उस मदांज हाथी से किया। मौके पर वह न आता तो आज हम जिंदा ना होते। तुम्हारा कहना सही था कि श्रेष्ठ हथियार वही है जो मौके पर काम आए। यह कहकर अकबर बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमता का लोहा मानते हुए उन्हें गले से लगा लिया। सूरत से बड़ी सीरत बादशाह अकबर दरबार में आए तो उन्हें बीरबल कहीं नजर नहीं आए। बादशाह बड़ी बेताबी से उनका इंतजार कर रहे थे। तभी बीरबल दरबार में हाजिर हुए। अकबर बादशाह ने बीरबल को देखते ही सवाल कर दिया, बीरबल, हमारी इच्छा है कि हम पिशाचिनी और अप्सरा को एक साथ देखें। बीरबल यह सुनकर थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर बोले, ठीक है हुजूर। यह कहकर बीरबल दरबार से बाहर आ गए और पूरे दिन वह इसी पर सोचते विचारते रहे। शाम के समय बीरबल एक वेश्या से मिले और उसे समझा बुझाकर अगले दिन दरबार में हाजिर होने के लिए तैयार किया। दूसरी सुबह दरबार लगा तो वह वेश्या बीरबल से आकर मिली। बीरबल अपनी पत्नी और वेश्या को लेकर दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने अपनी पत्नी का परिचय कराते हुए शहंशाह से कहा, हुजूर, यह अप्सरा है। मेरा जीवन और मेरा घर इसी के कारण स्वर्ग बना हुआ है। शहंशाह बीरबल की बातों से असंतुष्ट होते हुए कहा, मैं नहीं मानता। अप्सरा तो खूबसूरत होती है, तुम्हारी स्त्री तो साधारण सी है और दुबली पतली भी है। भला यह अप्सरा कैसे हो सकती है? बीरबल बोले, जहांपनाह, खूबसूरती सीरत और चरित्र की महत्वपूर्ण होती है, रूप की नहीं। इस स्त्री से मुझे स्वर्गिक सुख मिलता है, इसीलिए यह अप्सरा है। यह कहने के बाद बीरबल ने वेश्या की ओर इशारा किया। उस पर नजर पड़ते ही बादशाह सहसा ही बोल पड़े, वाह, क्या सुंदरता है। बीरबल बोले, जहांपनाह, यह एक वेश्या है, यह महाठागिनी है और गले का फंदा है। यही है पिशाचिनी, जिसको एक बार पकड़ लेती है उसका सब कुछ बर्बाद करके ही उसका पीछा छोड़ती है। हुजूर, बादशाह ने जब बीरबल के मुख से दोनों औरतों के गुणों को सुना तो उनको पिशाचिनी और अप्सरा का अंतर समझ में आ गया। बुद्धिमानों के बुद्धिमान बादशाह अकबर अक्सर ही बीरबल की परीक्षा लेते रहते थे और बीरबल हमेशा ही पास हो जाया करते थे। एक बार शहंशाह ने बीरबल को एक बकरी देते हुए कहा, बीरबल, इस बकरी को जितना खाना दिया जाता है उससे दोगुना खाना तुम्हें देना है, लेकिन बकरी का वजन बढ़ना नहीं चाहिए। मैं एक हफ्ते के बाद स्वयं इसका वजन करूंगा। बीरबल, अब करते क्या? बादशाह का हुक्म तो हुक्म होता है। बीरबल ने उस बकरी को दोगुना खाना देना शुरू कर दिया। वजन बढ़ने नहीं देना था, इसीलिए हर रात वह एक कसाई को छुरी देकर बकरी के सामने बैठाने लगे। बकरी दिन भर खूब खाती और जब रात को हाथ में छुरी लिए कसाई को देखती तो उसका हालत बहुत ही खराब हो जाती। ना तो वह बैठ पाती और ना ही सो पाती। दोगुना खाना खाने के बाद भी उसका वजन नहीं बढ़ा। एक हफ्ते बाद शहंशाह अकबर के सामने दरबार में बकरी को तोला गया। बकरी का वजन जरासा भी नहीं बढ़ा था, जितना पहले था उतना ही था। शहंशाह अकबर को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, यह कैसे संभव हुआ? बकरी तो रोज दोगुना खाना खाती है, वजन तो बढ़ना चाहिए। बीरबल बोले, हुजूर, बकरी का वजन आखिर बढ़ता तो कैसे? हाथ में छुरी लिए एक कसाई रात भर उसके सामने बैठा जो रहता था, जो वह एक दिन में खाती थी। रात में कसाई की छुरी देखकर सब बराबर हो जाता था। बहुत खूब बीरबल, तुम्हारी इसी चतुराई के तो हम कायल हैं।
तुम बुद्धिमानों के बुद्धिमान हो बीरबल, बादशाह यह कहते हंस पड़े। अक्ल का घड़ा बादशाह अकबर अभी दरबार में आकर बैठे ही थे कि तभी दरबार में लंका के राजा का एक दूत हाजिर हुआ। बादशाह अकबर ने उसका स्वागत करते हुए कहा, कहो कैसे आना हुआ। दूत सिर झुकाकर बोला, जहांपनाह, आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान, चतुर तथा हाजिर जवाब दरबारी है। हमारे महाराज ने यहाँ मुझे एक घड़ा अक्ल लाने के लिए भेजा है। बादशाह अकबर यह सुनकर चौंक गए कि भला अक्ल भी घड़े में भरी जा सकती है। लगता है लंका का राजा हमारी हंसी उड़ाना चाहता है। यह सोचते सोचते बादशाह को बीरबल की याद आ गई। बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलवाकर उसे यह बात बताई। बीरबल बोले, जहांपनाह, अक्ल का प्रबंध तो हो जाएगा, पर इस काम में कुछ हफ्ते लग सकते हैं। शहंशाह अकबर ने बीरबल को समय दे दिया। बीरबल अब इस समय काम में लग गए और एक नौकर से कहा कि वह छोटी मुंह वाले मिट्टी के कुछ घरों का इंतजाम करें। नौकर घर लेकर आया तो बीरबल नौकर को लेकर कद्दू की बेल तक गए और उन्होंने एक घड़े में एक छोटे कद्दू डाल दिए। इसके बाद उन्होंने बाकी घड़ों में भी इसी तरह से कद्दू रख दिए। फिर बीरबल ने नौकर से कहा, इन घड़ों की देखभाल सावधानी पूर्वक करना। बीरबल यह कहकर कामकाज में लग गए। समय पूरा हो गया तब बीरबल दरबार में हाजिर हुए। शहंशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, अक्ल के घड़ों की स्थिति क्या है। जहांपनाह, बस 2 हफ्ते का और समय चाहिए, फिर सारे घड़े अक्ल से भर जाएंगे। 2 हफ्ते बाद बीरबल ने आकर देखा कि घड़े में कद्दू के फल घड़े जितने हो गए हैं। वह बहुत ही खुश हुए और इसके दूसरे दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और लंका के दूत को बुलवाया। लंका का दूत जैसे ही दरबार में हाजिर हुआ, बीरबल के सेवक घड़े लिए दरबार में आ पहुंचे। बीरबल ने एक घड़ा लंका के दूत को देते हुए कहा, लीजिए अक्ल का घड़ा और जाकर अपने राजा को सादर भेंट कीजिए, परंतु खाली होने पर हमारा यह कीमती घड़ा हमें जैसे का तैसा वापस मिल जाना चाहिए। इसमें रखा अक्ल का फल भी तभी असरदार होगा जब इसे किसी भी तरह की हानि न पहुंचाई जाए, यानी इसे साबुत ही घड़े से निकाला जाए। बीरबल से दूत ने पूछा, हुजूर, क्या मैं अक्ल के फल को देख सकता हूँ। हाँ, देख सकते हैं। बीरबल ने आगे कहा, यदि आपके राजा को और अक्ल की जरूरत हो तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे 5 घड़े हमने रखे हुए हैं। दूत जब घर लेकर दरबार से चला गया तब शहंशाह अकबर अपनी जिज्ञासा को दबा ना सके और बीरबल से बोले, अक्ल का फल हमें भी तो दिखाओ। तुम्हारे पास अक्ल के अभी 5 घड़े रखे हैं न। हाँ हुजूर, 5 ऐसे घड़े अभी मेरे पास है। मैं अभी हाजिर करता हूँ। बीरबल ने यह कहते हुए सेवा को घड़े लाने को कहा। सेवक घड़े लेकर शहंशाह के समीप पहुंचा तो उन्होंने घड़े में झाँक कर देखा। फिर बादशाह अचानक ही हंस पड़े और बीरबल की पीठ थपथपाते हुए बोले, मान गए बीरबल, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं। इस कद्दू को खाकर लंका के राजा की बुद्धि तेज हो जाएगी। चले थे हमें मूर्ख बनाने। और शहंशाह यह कहकर हंसने लगे। दरबारी भी अपनी हंसी रोक न सके। बीरबल की चतुराई पर उन सबको ही नाज था। मूर्खों की गिनती। घोड़ों का एक व्यापारी कुछ घोड़ों को लेकर अरब देश से आया और शहंशाह अकबर से मिला। बादशाह को घोड़े पसंद आ गए और उन्होंने सारे घोड़े खरीद लिया और सौदागर से कहा, तुम हमारे लिए और अरबी घोड़े लाओ। तुम अरब से आए हो, इसीलिए पेशगी के तौर पर हम तुम्हें 1000 रुपये दे रहे हैं। सौदागर बहुत ही प्रसन्न हुआ और वापस अरब लौट गया। सौदागर के चले जाने के बाद बीरबल को मालूम हुआ कि वह व्यापारी पेशगी लेकर अपने देश चला गया और बादशाह ने उसका नाम पता भी नहीं पूछा। उन्हीं दिनों शहंशाह अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, हमारे राज्य में वैसे तो मूर्ख बहुत ही कम है, फिर भी जो मूर्ख है उनके नाम हम जानना चाहते हैं। इस राज्य में कितने मूर्ख हैं, उनकी गिनती करने का काम हम तुम्हें सौंपते हैं। बीरबल, आपका हुक्म सिर आंखों पर। हुजूर। बीरबल इतना कर मूर्खों की गिनती करने के लिए निकल गए। 2 दिन के बाद बीरबल दरबार में आए और मूर्खों की एक सूची बादशाह को दी। उस सूची में बादशाह सबसे ऊपर अपना नाम देखकर भड़क उठे और बीरबल से इसका कारण पूछा। बीरबल सिर झुकाकर बोले, जहांपनाह, अरब देश से जो व्यापारी आया था, आपने उसका नाम पता पूछे बिना ही उसे 1000 रुपये पेशगी में दे दिए। यदि वह व्यापारी घोड़े नहीं लाया तो आप उसका क्या बिगाड़ लेंगे।
आप तो उसका नामता नहीं जानते। क्या यह मूर्खता बड़ा काम नहीं है? शहंशाह अकबर को बीरबल की बात बहुत पसंद आई। वह अपनी गलती पर मन ही मन पछताने लगे, लेकिन वह थे तो एक शहंशाह। अकड़ते हुए बोले, यदि वह व्यापारी घोड़ी लेकर आ गया तब? बीरबल ने जवाब में कहा, जहांपनाह, फिर मैं आपके नाम के स्थान पर उस व्यापारी का नाम लिख दूंगा। शहंशाह अकबर यह सुनकर अचानक ही हंस पड़े। हाजिर जवाब बीरबल भला गलत कैसे हो सकते थे? न कम न अधिक। अपनी छोटी बेटी के बहुत जिद करने पर एक दिन बीरबल उसे दरबार में लेकर आए। उनकी बेटी भी उनकी तरह ही हाजिर जवाब और वाचाल थी। अकबर बादशाह को जब मालूम हुआ कि वह लड़की बीरबल की है, तो उन्होंने प्यार से उसे अपने पास बुलाया और उससे बात करने लगे। लड़की शहंशाह से बहुत शीघ्र ही हिल मिल गई। तभी अचानक ही बादशाह ने कहा, हमारी बेटी को बात करना भी आता है। जवाब में बीरबल की बेटी बोली, न कम न अधिक। बादशाह लड़की का मुंह ताकने लगे। उन्हें उसकी बात समझ में नहीं आई थी। वह बोले, तुम कहना क्या चाहती हो? बीरबल की बेटी ने कहा, मैं यह कहना चाहती हूं कि बड़ों से कम बोलना चाहिए और छोटों से ज्यादा। बादशाह सलामत लड़की की बुद्धिमत्तापूर्ण बात सुनकर खुशी के मारे गदगद हो गए। दुष्ट के साथ दुष्टता। एक धनवान कंजूस व्यक्ति की तारीफ में एक कवि कविता लिखकर उससे मिला और कवि ने अपनी कविता बड़ी शान से पढ़कर उसे सुनाई। वह कंजूस समझ गया कि यह कवि उससे कुछ लेने के लिए ही यहाँ आया है। प्रशंसा में कविता पढ़ना तो एक बहाना है। कंजूस ने सोचा कि क्यों न मैं भी इसे अपनी बातों से खुश करके यहाँ से जाने पर मजबूर कर दूं। यह सोचते हुए वह कंजूस बोला, बहुत खूब कवि महोदय, आपने मेरी तारीफ में बहुत अच्छी कविता लिखी है। कल आप आइए, मैं आपकी मुराद अवश्य पूरी करूंगा। कवि वापस चला गया। कंजूस बहुत ही खुश हुआ कि चलो बला टली। कुछ देना न पड़ा और बात भी बन गई। दूसरे दिन कवि कुछ धन पाने के लालच में कंजूस से मिलने आया। कवि पर नजर पड़ते ही कंजूस बोला, तुम कौन हो भाई? किससे मिलना है? यह कहकर कंजूस ने ऐसा नाटक किया जैसे उसने कवि को कभी देखा ही ना हो। कवि आश्चर्य से चौंकते हुए बोला, महोदय, आप यह क्या कर रहे हैं? कल ही तो मैं आपसे मिला था और आपकी तारीफ में खूबसूरत सी कविता भी लिखकर सुनाई थी। आप इतने कम समय में ही मुझे भूल गए। कंजूस बोला, कल की बात आज करने से कोई लाभ नहीं। जैसे कल तुमने मुझे कविता सुनाई वैसे ही मैंने भी अपनी मीठी मीठी बातें तुम्हें सुना दी थी। न तो तुमने मुझे कुछ दिया और न मैंने तुम्हें कुछ दिया। हिसाब बराबर हो गया। अब तुम मेरा पीछा छोड़ो। कंजूस के इतना कहने पर वह कवि वहां से सीधे घर आया और अपने एक दोस्त के साथ बीरबल से मिला और अब तक जो हुआ था वह सब बीरबल को बता दिया। बीरबल बोले, कवि महोदय, आप एक हफ्ते के बाद अपने इस दोस्त को उस कंजूस के यहाँ भेजना। जब आपका दोस्त कामकाज के बहाने उससे मित्रता कर ले तब किसी दिन उसे घर पर आने का निमंत्रण देना। उस दिन मुझे भी बुला लेना, लेकिन इतना अवश्य ध्यान रहे कि उसे केवल न्योता देना है, खाना नहीं खिलाना है। बीरबल यह कहकर दरबार के कामकाज में तल्लीन हो गए। कवि का मित्र कुछ ही रोज में कंजूस से काफी घुल मिल गया। जब मित्रता गाढ़ी हो गई तब एक दिन कंजूस को उस व्यक्ति ने खाने का निमंत्रण दिया। कंजूस ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बीरबल और कवि को भी इसकी खबर कर दी। कवि वेश बदलकर दोस्त के घर आ पहुँचे। बीरबल भी वेश बदलकर आ गए। थोड़ी देर बाद कंजूस भी आ गया। उन तीनों ने ही कंजूस की बड़ी आवभगत की और कंजूस से तरह की मीठी बातें करने लगे। कंजूस भूखा था क्योंकि वह घर से खाकर नहीं चला था और दावत के नाम पर सुबह से ही कुछ खाया नहीं था। जब उसे भूख कुछ अधिक ही सताने लगी तो परेशान होकर कंजूस बोला, अरे भाई, खाने पीने का भी इंतजाम है या ऐसे ही बैठे रहना है? कवि के मित्र ने कहा, मित्र, मैंने तुम्हें भोजन के लिए नहीं बुलाया है। मैंने तो तुम्हें केवल भोजन का निमंत्रण देकर प्रसन्न किया है। यह सुनते ही कंजूस ने उन तीनों को ध्यान से देखा, फिर कवि को तुरंत ही पहचान लिया। कंजूस ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और कवि को वाजिब इनाम दिया तथा इस घटना से अच्छी सीख ली। एक कागज ऊंची चारपाई। बीरबल महीनों से बीमार थे। दरबार में वह नहीं आ रहे थे।
शहंशाह अकबर से जब बीरबल को देखे बिना नहीं रह गया तो वह 2 सैनिकों के साथ उनके घर पर पहुंच गए। अकबर को अपने घर पर देखकर बीरबल का बीमार चेहरा खिल गया। अकबर ने उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में जैसे ही पूछा, बीरबल उठकर शौचालय की ओर दौड़ पड़े। बीरबल के जाते ही अकबर के मन में विचार आया कि क्यों न बीरबल के बुद्धि बल की परीक्षा ली जाए। देखे बीमारी की हालत में बीरबल का दिमाग उतना ही चलता है या कुछ बदलाव आ गया है। यह विचार आते ही शहंशाह ने अपने सैनिकों से कहा, बीरबल की चारपाई के चारों पायों के नीचे कागज के 4 टुकड़े रख दो। सैनिकों ने अगले पल ही शहंशाह के हुक्म का पालन किया और कुछ दूरी पर जाकर चुपचाप खड़े हो गए। इतने में बीरबल शौचालय से आ गए और चारपाई पर लेट गए, लेकिन वह अगले पर ही सिर उठाकर चारपाई के चारों तरफ देखने लगे। बादशाह अकबर ने उनको अपनी बातों में उलझा कर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन बीरबल का ध्यान इधर-उधर भटक ही जाता। बादशाह ने बीरबल के मन की चंचलता को देखकर पूछ ही लिया, क्या बात है बीरबल, तुम्हारा ध्यान हमारी बातों में नहीं लग रहा है? बीरबल बोले, हुजूर, मुझे जाने क्यों ऐसा जान पड़ता है जैसे कमरे में कुछ बदलाव किया गया है। यह केवल तुम्हारा भ्रम है बीरबल, कमरे में कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है। बादशाह यह कहकर शांत हो गए। नहीं जहांपनाह, या तो मेरे घर की दीवारें कागज भर जमीन के नीचे चली गई है, या मेरी चारपाई एक कागज की मोटाई जितनी ऊंची हो गई है। बीरबल की बातें सुनकर शहंशाह अकबर बोले, बीरबल, तुम बीमार हो और ऐसे में दिमाग में कुछ ना कुछ ऊल जलूल विचार आ ही जाते हैं। शहंशाह ने बीरबल को भ्रमित करना चाहा, लेकिन चतुर बीरबल सब समझ गए और बोले, हुजूर, यह मेरे मन का भ्रम नहीं है। मैं बीमार हूं लेकिन मेरी बुद्धि बीमार नहीं है। शहंशाह बीरबल को दिमागी रूप से स्वस्थ देखकर बहुत ही खुश हुए और बोले, बीरबल, हम तुम्हारी बीमारी को लेकर बहुत चिंतित थे, लेकिन तुम्हें और तुम्हारी बुद्धि को देखकर अब मेरी चिंता दूर हो गई। फिर बादशाह ने हंसते हंसते यह बता दिया कि हाँ, तुम्हारी चारपाई एक कागज ऊंची हो गई है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि को जांचने के लिए हमने पायों के नीचे कागज के टुकड़े रखवा दिए हैं। यह कहकर शहंशाह ने उनके जल्दी स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना की, फिर अपने महल को लौट गए। बुजुर्गों से मिला ज्ञान। बादशाह अकबर के मन में हमेशा कोई ना कोई सवाल उठता ही रहता था। एक दिन बादशाह सलामत ने बीरबल से कहा, बीरबल, दरबार में एक ऐसे आदमी को ढूंढ कर ले आओ जो बहुत ही बुद्धिमान हो। बीरबल कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, जहांपनाह, मैं जल्दी ही ऐसा आदमी ढूंढकर दरबार में ले आऊंगा, लेकिन इसके लिए समय और धन की आवश्यकता पड़ेगी। बादशाह अकबर बोले, बीरबल, सोने की 300 मोहरें और 1 हफ्ते का समय हम तुम्हें देते हैं। धन और 1 हफ्ते का अवकाश लेकर बीरबल अपने घर चले गए। सारा धन उन्होंने दीन दुखियों में बांट दिया। सप्ताह के अंतिम दिन बीरबल ने एक चरवाहे को पकड़ा और उसे स्नान करवाकर अच्छे कपड़े पहनाए तथा सोने की 100 मोहरें उसे देकर दरबार में ले आए। रास्ते में ही चरवाहे को बता दिया कि उसे बादशाह सलामत के सामने कैसा व्यवहार करना है। बादशाह अकबर के दरबार में पधारते ही बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं बुद्धिमानों का बुद्धिमान व्यक्ति ढूंढ कर लाया हूँ। सांसद ने चरवाहे को देखते हुए पूछा, तुम्हारे माता पिता तुम्हें क्या कहकर बुलाते हैं? तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम कौन सी खास बात जानते हो? एक साथ इतने सवाल बादशाह अकबर ने कर दिए, लेकिन चरवाहे ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि बीरबल ने उसे पहले से ही चुप रहने के लिए कहा था। बादशाह ने शिकायत भरे लहजे में बीरबल से कहा, बीरबल, यह कहीं गूंगा और बहरा तो नहीं है? इसने तो हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। भला यह बुद्धिमानों का बुद्धिमान कैसे हो सकता है? बीरबल ने शीश नवाकर कहा, हुजूर, यह इसकी बुद्धिमानी है। इसने अपने बड़े बूढ़ों से सीख रहा है कि राजा और स्वयं से अधिक समझदार व्यक्ति के सामने चुप रहने में ही भलाई है। यह उनसे मिले ज्ञान का अनुसरण कर रहा है। बादशाह अकबर बीरबल के इस तर्क के आगे अब क्या बोलते। वे मुस्कुराकर ही रह गए और चरवाहे को इनाम देकर सम्मान के साथ दरबार से विदा किया। आपसे बड़ा नहीं हो सकता। बीरबल को जुकाम हो गया था। वह दरबार में आना नहीं चाहते थे, लेकिन शहंशाह अकबर का काम उसके बिना नहीं चलता था। वह बादशाह के सामने बैठकर किसी मसले पर गुफ्तगू कर रहे थे, तभी अचानक बीरबल को छींक आ गई।
सामने बैठे बादशाह के मुख से अचानक ही निकल गया, बीरबल तुम वास्तव में ही बड़े मूर्ख हो। बीरबल ने छींक रोकने की पूरी कोशिश की थी, पर छींक आ ही गई थी। बीरबल भी अपनी इस बेतुकी और बेसमय की छींक पर शर्मिंदा थे, लेकिन खामोश रहना बीरबल जैसे हाजिर जवाब व्यक्ति के स्वभाव में शामिल नहीं था। कुछ समय तक चुप रहने के बाद बीरबल बोले, जी जहांपनाह, लेकिन आपसे बड़ा तो मैं कभी हो ही नहीं सकता। शहंशाह यह सुनकर हंसने लगे और कहने लगे, बीरबल, तुमसे तो कोई जीत ही नहीं सकता। चांद का टुकड़ा, अकबर और बीरबल की विस्तृत कथा। भाग 1। बीरबल की नई चुनौती। बीरबल की चतुराई से दरबार में सभी प्रभावित हुए, लेकिन कुछ दरबारी उनकी इस सफलता से ईर्ष्या करने लगे। विशेष रूप से रुकनुद्दीन, जो अकबर के खास मंत्रियों में से एक था, उसने बीरबल को नीचा दिखाने की ठानी। रुकनुद्दीन ने बादशाह अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल ने जो चांद का टुकड़ा लाया था वह केवल एक मिठाई थी, लेकिन क्या वास्तव में चांद का कोई असली टुकड़ा लाया जा सकता है? यदि बीरबल इतने ही बुद्धिमान हैं, तो उन्हें असली चांद का टुकड़ा लाकर दिखाना चाहिए। अकबर को यह चुनौती रोचक लगी। उन्होंने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम सच में हमारे लिए चांद का टुकड़ा ला सकते हो? बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर झुककर कहा, जहांपनाह, मुझे 7 दिन का समय दें। मैं आपको चांद का असली टुकड़ा लाकर दिखाऊंगा। अकबर ने सहमति दे दी और दरबार समाप्त हो गया। भाग 2। बीरबल की योजना। बीरबल ने इस बार अपनी योजना को और भी सूझबूझ के साथ तैयार किया। उन्होंने शहर के सबसे बुद्धिमान खगोलविद, ज्योतिषी से मुलाकात की और चांद के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने जाना कि चांद धरती से बहुत दूर है और उसका कोई टुकड़ा आसानी से नहीं मिल सकता। फिर उन्होंने शहर के प्रसिद्ध कुम्हार को बुलाया और कहा, मुझे सबसे सुंदर और चमकदार मिट्टी का एक टुकड़ा चाहिए, जो सफ़ेद हो और देखने में चांद जैसा लगे। कुम्हार ने बड़ी मेहनत से एक सुंदर, चमकता हुआ सफ़ेद टुकड़ा बनाया, जो बहुत आकर्षक दिखता था। बीरबल ने उसे एक सुंदर थैली में रख लिया। इसके अलावा बीरबल ने शहर के गरीब बच्चों से बात की और पूछा, तुम्हारे लिए चांद का टुकड़ा क्या है? एक बच्चा बोला, बीरबल चाचा, मेरी माँ कहती है कि जब मैं खुश रहूंगा तो चांद भी खुश होगा, तो मेरे लिए चांद का टुकड़ा मेरी खुशी है। बीरबल को इस बात ने सबसे अधिक प्रभावित किया और उन्होंने अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। भाग 3। दरबार में परीक्षा। 7वें दिन बीरबल दरबार पहुँचे। अकबर और सभी दरबारी उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम हमारे लिए चांद का असली टुकड़ा लाए हो? बीरबल मुस्कुराए और एक सुनहरी थैली निकाली। उन्होंने धीरे धीरे उसे खोला और उसमें से वह चमकता हुआ सफ़ेद टुकड़ा निकाला। अकबर ने उसे देखा और बोले, यह क्या है, बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह चांद का असली टुकड़ा है। यह वही है जिसे हर बच्चा अपने सपनों में देखता है, जिसे प्रेम करने वाले अपने दिल में महसूस करते हैं और जिसे कवि अपनी कल्पना में बसाते हैं। अकबर ने चकित होकर पूछा, क्या तुम कहना चाहते हो कि चांद केवल एक कल्पना है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, हर किसी के लिए चांद का टुकड़ा अलग अलग होता है। कुछ के लिए वह आकाश में चमकता है, तो कुछ के लिए वह सपनों में। गरीब के लिए रोटी का एक टुकड़ा ही चांद का टुकड़ा होता है, माँ के लिए उसका बच्चा ही चांद का टुकड़ा होता है, और प्रेमी के लिए उसका प्रिय। बीरबल की इस गहरी बात ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज बुद्धिमत्ता है। उन्होंने बीरबल को सम्मानित किया और कहा कि वास्तव में उन्होंने चांद का सबसे अनमोल टुकड़ा लाकर दिया है। भाग 4। ईर्ष्यालु दरबारियों की नई चाल। रुकनुद्दीन और अन्य ईर्ष्यालु दरबारी इस बार भी संतुष्ट नहीं हुए। वे बीरबल को हराने की नई योजना बनाने लगे। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल ने फिर से चतुराई से काम लिया, लेकिन क्या वह सच में चांद का टुकड़ा ला सकते हैं? अगर बीरबल इतने ही बुद्धिमान हैं, तो उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को लाना चाहिए जो चांद पर गया हो। अकबर को यह चुनौती और भी रोचक लगी। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल,
इस बार तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति को लाना होगा जो चांद पर गया हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह कार्य कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। मुझे 10 दिन का समय दे। अकबर ने सहमति दे दी। भाग 5। बीरबल का अंतिम दाव। बीरबल ने एक वृद्ध व्यक्ति को ढूंढ निकाला जो बहुत ही अनुभवी और ज्ञानी था। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, बाबा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि चांद पर जाना कैसा लगता है? वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, बेटा, जब मैं जवान था तो मैंने अपने सपनों में चांद की यात्रा की थी। वहां की रोशनी बहुत सुंदर थी और मैं वहां स्वर्ग जैसा अनुभव कर रहा था। बीरबल ने उस वृद्ध व्यक्ति को दरबार में लाने का निश्चय किया। भाग 6। अंतिम परीक्षा। 10वें दिन बीरबल वृद्ध व्यक्ति को लेकर दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को लाया है जो चांद पर गया हो? बीरबल ने वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा किया और कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति चांद पर जा चुका है। अकबर ने वृद्ध से पूछा, क्या यह सच है? वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, जहांपनाह, मैंने अपने सपनों में चांद की यात्रा की है। वहां सब कुछ उज्ज्वल और सुंदर था। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि असली बुद्धिमत्ता वह है जो किसी भी स्थिति से निकलने का रास्ता ढूंढ सके। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और दरबार में खुशियां मनाई गईं। 1 बीरबल और 3 प्रश्न। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपने दरबारियों से एक सवाल पूछा, दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? दरबारी अलग अलग उत्तर देने लगे। किसी ने कहा हवा, किसी ने कहा घोड़ा, तो किसी ने कहा प्रकाश। लेकिन अकबर बीरबल का उत्तर सुनना चाहते थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे तेज चीज इंसान का विचार है। एक पल में ही यह कहीं भी पहुंच सकता है। अकबर बहुत प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने दूसरा सवाल किया, सबसे मीठी चीज क्या है? इस बार भी दरबारियों ने अपने अपने उत्तर दिए। किसी ने कहा शहद, तो किसी ने कहा गुड़। लेकिन बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे मीठी चीज इंसान की बोली होती है। मीठे शब्द किसी भी दिल को जीत सकते हैं। अकबर ने प्रसन्न होकर तीसरा प्रश्न पूछा, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, समय सबसे कीमती चीज है, क्योंकि इसे कोई खरीद नहीं सकता। जो व्यक्ति समय की कद्र करता है वही सफल होता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें इनाम दिया। 2 बीरबल की न्यायप्रियता। एक दिन एक व्यापारी अकबर के दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरा एक पड़ोसी बहुत लालची है। उसने मेरे घर का एक हिस्सा हड़प लिया है। कृपया न्याय करें। अकबर ने बीरबल से इस मामले को सुलझाने को कहा। बीरबल ने दोनों पक्षों को बुलाया और पूछा, क्या तुम दोनों इस जगह का बराबर हिस्सा चाहते हो? दोनों ने हाँ में जवाब दिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, यह जगह आधी आधी बांटी जाएगी, लेकिन जो व्यक्ति ईमानदार होगा उसे ही इसका बड़ा हिस्सा मिलेगा। लालची पड़ोसी डर गया, क्योंकि वह जानता था कि वह गलत है। उसने तुरंत कहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपना दावा वापस लेता हूँ। बीरबल ने कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि असली मालिक यह व्यापारी ही है, और उन्होंने व्यापारी को पूरा घर सौंप दिया। अकबर बीरबल की न्यायप्रियता देखकर बहुत खुश हुए। 3 बीरबल और अनोखी सजा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम ऐसी सजा दे सकते हो जिससे कोई भी व्यक्ति हंसते हंसते रोने लगे और रोते रोते हंसने लगे? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह बहुत आसान है। अकबर ने एक मुजरिम को बुलवाया जिसे चोरी के अपराध में दंड दिया जाना था। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, बादशाह ने तुम्हें यह सजा दी है कि तुम 100 कोड़े खाओगे, लेकिन चूंकि यह बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इसे 50 कर देते हैं। यह सुनकर मुजरिम मुस्कुराने लगा कि उसे कम सजा मिल रही है। लेकिन फिर बीरबल बोले, लेकिन तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं भी देनी होंगी। अब वह व्यक्ति रोने लगा। अकबर को समझ आ गया कि यह वही सजा है जिससे कोई हंसते हंसते रोने लगे और रोते रोते हंसने लगे। उन्होंने बीरबल की चतुराई की सराहना की। 4 बीरबल और मूर्ख दरबारी।
एक दिन अकबर के दरबार में एक नया दरबारी आया जो बहुत ही घमंडी था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। मैं बीरबल से भी ज्यादा चतुर हूँ। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें और बीरबल दोनों को एक चुनौती देता हूँ। जो जीत जाएगा वही सबसे चतुर कहलाएगा। अकबर ने दोनों को एक एक खाली थाली दी और कहा, इसमें कुछ ऐसा लाओ जो खाने के लायक भी हो और न भी हो। दरबारी बहुत परेशान हुआ। उसने बाजार से एक अदब का फल लाकर रख दिया, लेकिन बीरबल ने बड़ी चतुराई से थाली में आधी जलेबी और आधा पत्थर रखा। अकबर ने पूछा, यह क्या है बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह जलेबी खाने लायक है और पत्थर खाने लायक नहीं। अकबर हंस पड़े और उन्होंने बीरबल को विजेता घोषित किया। घमंडी दरबारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। 5 बीरबल की परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने के लिए कहा, अगर तुम इतने चतुर हो तो यह बताओ कि मेरे हाथ में कितने बाल हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मेरे पास इसका सही उत्तर है, लेकिन पहले मुझे एक सहायक चाहिए। अकबर ने पूछा, कौन सहायक चाहिए? बीरबल बोले, एक ऐसा व्यक्ति जो हाथी के शरीर के सारे बाल गिन सके। जब वह हाथी के बाल गिन लेगा तो उसी अनुपात में मैं आपके हाथ के बालों की संख्या बता दूंगा। अकबर को समझ आ गया कि यह प्रश्न मूर्खतापूर्ण था। उन्होंने हंसते हुए बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। बीरबल की नई चुनौती। अकबर का नया आदेश। जब बीरबल ने अपनी चतुराई से चोर को पकड़ लिया तो पूरा दरबार उनकी प्रशंसा करने लगा। लेकिन तभी अकबर के मन में एक विचार आया। अकबर बोले, बीरबल, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता से इस चोर को पकड़ लिया, लेकिन क्या तुम यह पता लगा सकते हो कि उसने चोरी के पैसे और गहने कहाँ छिपाए हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह कोई मुश्किल काम नहीं। जैसे हमने चोर को पकड़ा, वैसे ही हम उसके छिपाए हुए धन का भी पता लगा लेंगे। अकबर बोले, ठीक है, लेकिन इस बार तुम्हें बिना किसी यातना या जबरदस्ती के यह करना होगा। तुम्हें सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता से चोर को सच्चाई बताने के लिए मजबूर करना होगा। बीरबल ने सिर झुकाया और बोले, जो हुक्म जहांपनाह। बीरबल की नई योजना। अब बीरबल को न केवल चोरी का सामान खोजना था, बल्कि बिना किसी दबाव के चोर से सच भी उगलवाना था। बीरबल ने एक चालाक योजना बनाई। उन्होंने चोर को कारागार से बाहर निकालने का आदेश दिया और बोले, अब से इसे खुलेआम घूमने दो, लेकिन एक शर्त है, यह जहां भी जाएगा इसके साथ हमारे कुछ गुप्त सिपाही रहेंगे। अकबर बोले, लेकिन इससे हमें क्या फायदा होगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चोर बहुत चालाक होते हैं, लेकिन डर के मारे उनकी चालाकी भी काम नहीं करती। बीरबल ने अपने गुप्त सिपाहियों से कहा कि वे चोर के हर कदम पर नजर रखें, लेकिन उसे यह महसूस न होने दे कि वह निगरानी में है। चोर की परेशानी बढ़ी। चोर जेल से बाहर आया, लेकिन उसने देखा कि जहां भी वह जाता, वहां कोई न कोई उसके आसपास होता। वह किसी से चोरी के धन के बारे में बात भी नहीं कर सकता था। कुछ दिनों तक वह सहमा रहा। फिर उसने सोचा, मुझे अपने धन को किसी और सुरक्षित जगह छिपा देना चाहिए, वरना ये लोग एक दिन इसे खोज ही लेंगे। रात के अंधेरे में चोर अपने पुराने ठिकाने की तरफ बढ़ा और वहां से चोरी के गहने और सिक्के निकालकर दूसरी जगह छिपाने लगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि बीरबल के सिपाही उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। उन्होंने तुरंत बीरबल को यह खबर दी। बीरबल का अंतिम दाव। अब बीरबल को पूरा यकीन हो गया था कि चोर ने चोरी का सामान कहाँ छिपाया है, लेकिन उन्हें यह भी चाहिए था कि चोर खुद इस बात को कबूल करे। अगले दिन बीरबल ने चोर को दरबार में बुलाया और बोले, जहांपनाह, यह आदमी बहुत चालाक है। इसे तो लगता है जादू की भी समझ है। अकबर चौंक कर बोले, क्या मतलब? बीरबल बोले, जहांपनाह, इसने चोरी का धन छिपा दिया और हमें यह कभी नहीं बताएगा, लेकिन हम एक जादूगर को बुलाएंगे जो जादू से यह पता लगा लेगा। अकबर की खुशी और बीरबल का इनाम। अकबर बीरबल की चतुराई देखकर बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल, तुमने बिना किसी हिंसा या यातना के इस चोर से सच उगलवा लिया। यह तुम्हारी बुद्धिमत्ता का प्रमाण है।
फिर उन्होंने बीरबल को एक कीमती अंगूठी और सोने की मुद्राएं इनाम में दीं। चोर को उचित सजा दी गई और चोरी का सारा सामान वापस कर दिया गया। अकबर बोले, अब मैं और भी पक्का हो गया हूं कि जब तक बीरबल हमारे दरबार में है, हमें किसी और न्यायाधीश की जरूरत नहीं। बीरबल के घर चोरी, एक विस्तृत कथा। भूमिका। सम्राट अकबर के दरबार में चतुर, बुद्धिमान और हाजिर जवाब बीरबल की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनकी तर्कशक्ति और न्यायप्रियता के कारण दरबार में उनका विशेष स्थान था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर में हलचल मचा दी। बीरबल के घर चोरी हो गई। यह खबर आग की तरह पूरे नगर में फैल गई। लोगों को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि बीरबल जैसे चतुर व्यक्ति के घर में चोरी कैसे हो सकती है। जो व्यक्ति दूसरों की समस्याएं हल करता है, वही अपनी परेशानी में फंस गया। अब देखना यह था कि बीरबल इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे। चोरी की रात। शाम का समय था। बीरबल अपने काम से निवृत्त होकर घर लौटे थे। उनकी पत्नी भोजन परोस रही थी और उनकी बेटी पास ही बैठी खेल रही थी। अचानक पास की गली में कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगीं। बीरबल ने खिड़की से झांककर देखा, लेकिन कुछ असामान्य नहीं लगा। वे इसे नजरअंदाज कर वापस आ गए। रात गहरी होती गई। शहर में सन्नाटा पसर गया। चांदनी हल्की थी, जिससे गलियां धुंधली धुंधली सी नजर आ रही थीं। इसी बीच दो काले साए बीरबल के घर के पिछवाड़े से अंदर घुसे। चोर बहुत चालाक थे। उन्होंने पहले ही पता लगा लिया था कि बीरबल कब सोते हैं और घर में कौन कौन रहता है। उन्होंने बड़ी होशियारी से दरवाजे का ताला तोड़ा और अंदर दाखिल हो गए। चोरों ने जल्दी जल्दी बीरबल के कक्ष में रखी तिजोरी खोली और उसमें से सोने चांदी के गहने और बहुमूल्य वस्त्र निकाल लिए। उन्होंने जितना जल्दी हो सके चोरी का सामान समेटा और बाहर निकल गए। लेकिन चोर एक गलती कर बैठे। भागते समय एक चोर का पैर मेज से टकरा गया, जिससे एक फूलदान नीचे गिरकर टूट गया। यह आवाज सुनकर बीरबल की पत्नी जाग गई। उन्होंने अपने पति को जगाया और दोनों दौड़कर बाहर आए, लेकिन तब तक चोर भाग चुके थे। बीरबल ने तुरंत स्थिति का आकलन किया और समझ गए कि घर में चोरी हो चुकी है। अगली सुबह दरबार में हंगामा। सुबह होते ही यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे नगर में फैल गई। जब बीरबल दरबार पहुंचे, तो दरबारियों के बीच खुसर-फुसर शुरू हो गई। बीरबल के घर चोरी हो गई। यह कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति इतनी चतुराई से अपराधियों को पकड़ता है, वह खुद चोरों का शिकार बन गया। बीरबल को देखते ही अकबर बोले, बीरबल, यह क्या सुन रहे हैं हम? तुम्हारे घर चोरी हो गई। बीरबल ने